चलिए बेटा स्टार्ट करें आज की क्लास को। हमने बेटा पिछली क्लास में इनकम एंड अदर हेड सैलरी को रिवाइज करना शुरू किया था और हमने देखा था कि इस हेड में इनकम को टैक्स करने के लिए ये जरूरी है कि पेयर और पेई के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बहुत सारी पेमेंट कर सकता है और वो जो सारी पेमेंट्स एम्प्लॉय ने रिसीव करी हैं उसमें से कितना पोर्शन टैक्सेबल है और कितना पोर्शन एग्जेम्प्ट है, यही हमें जानना है। ये जो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से जितनी भी पेमेंट्स रिसीव करता है, जब हम उसमें से टैक्सेबल पोर्शन को अलग कर लेते हैं तो हम उस एम्प्लॉय की टैक्सेबल सैलरी इनकम कंप्यूट कर पाते हैं, जिसको हम फाइनली इनकम अंडर द हेड सैलरी बोलते हैं। देखो बेटा, इस बात को ध्यान रखना कि ये जो पूरा चैप्टर है ये एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से है। अगर आपको एम्प्लॉयर का पर्सपेक्टिव जानना है तो उसके लिए दूसरा हेड है, और वो हेड कौन सा है? बिजनेस प्रोफेशन वाला, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, शॉर्ट में पीजीबीपी बोल देते हैं। सैलरी हेड में ध्यान रखिए बेटा, पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू एम्प्लॉय का है, सारी बातें एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी है। अब जो एक एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय को बड़ी सारी पेमेंट्स करता है। मोटे मोटे तौर पर अगर हम क्लासिफाई करें तो चार तरह की पेमेंट्स मिलती हैं। कुछ बेसिक पेमेंट्स, दूसरा अलाउंसेस, तीसरा परकेजेस और चौथा रिटायरमेंट बेनिफिट्स। हमने जब पिछली क्लास में रिवीजन शुरू किया तो सबसे पहले हमने इन सारी बेसिक पेमेंट्स को रिवाइज किया। बेसिक पेमेंट्स में हमने देखा चार तरह की पेमेंट्स मिल सकती है। पहली बेसिक पे, दूसरा डीए, फिर बोनस, फिर कमीशन। और ये चारों की चारों पेमेंट्स बेटा एम्प्लॉय के हाथ में फुल्ली टैक्सेबल होती है। इसमें से कुछ भी पोर्शन एग्जेम्प्ट नहीं होता है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, सारा का सारा उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। फिर हमने देखा अलाउंसेस के बारे में बात करी। अलाउंसेस में हमने देखा कि अलाउंसेस क्या होते हैं। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अगर कुछ पेमेंट कैश में करता है, ध्यान रखिए कैश में करता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? अलाउंस। जैसे कि पहला अलाउंस यहाँ पर आपको कौन सा दिख रहा है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। जैसे कि नाम में आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉई के बच्चे के लिए जो है उसके बच्चे के एजुकेशन के लिए कुछ पेमेंट किया है, तो सरकार के लिए हम इसमें से कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट कर देंगे। कितना एग्जेम्प्ट कर देंगे? 100 रुपी पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन। इसका मतलब 100 रुपी पर मंथ, इसका मतलब एक महीने के अगर 100 रुपए हैं तो पूरे साल के कितने होंगे? 1200 रुपए। और मैक्सिमम दो बच्चों के लिए, एक बच्चे के लिए 1200, तो दो बच्चों के लिए कितना हो गया? 2400। 2400 का मैक्सिमम एग्जेम्पशन इस पर्टिकुलर अलाउंस में मिल सकता है। दूसरा हमने पढ़ा हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। ये अमाउंट 100 रुपए से बढ़कर बेटा कितना हो जाएगा? 300 रुपए। ये हालांकि देखें तो बेटा आज के टाइम पर ये अमाउंट बहुत ही कम है, लेकिन सरकार ने इसको बेटा बहुत टाइम से रिवाइज नहीं किया है। उसके बाद फिर हमने कहा कि जो ये तीसरा अलाउंस है हाउस अलाउंस, इसकी बेटा आज हमें बात करनी है। आज की जो हम शुरुआत करेंगे रिवीजन की, इसी अलाउंस से करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाउंस है, एग्जाम में जनरली हर बार ये आ ही जाता है। इसके बाद बेटा हमने बात करना शुरू किया था ट्रांसपोर्ट अलाउंस। जैसे कि आप नाम देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ पेमेंट्स करी है उसके ट्रांसपोर्ट के लिए। और ट्रांसपोर्ट कौन सा? ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। रोज एम्प्लॉय जो है अपने घर से ऑफिस पहुंचता है, तो वो मेट्रो से, टैक्सी से, बस से, किसी भी तरीके से आएगा। तो वो पैसा अगर मान लो एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है तो ध्यान रखिए बेटा एम्प्लॉय के हाथ में ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, कोई छूट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक एम्प्लॉय स्पेशली एबल्ड है तो उस केस में 3200 रुपए महीने तक की एग्जेम्पशन मिल सकती है। इसके बाद हमने जो अगला अलाउंस पढ़ा वो था ट्राइबल एरिया अलाउंस। अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को किसी ट्राइबल एरिया में पोस्ट किया है और उसके लिए कोई अलाउंस दिया है, तो सरकार भी यहाँ पर 200 रुपए महीने के हिसाब से जो है छूट दे देगी, मतलब एग्जेम्पशन दे देगी। अगर एम्प्लॉय मान लो किसी अंडरग्राउंड माइंस वगैरह में काम कर रहा है तो वहां पर एम्प्लॉयर हो सकता है कि किसी अंडरग्राउंड अलाउंस के नाम से कोई अलाउंस दे, तो 800 रुपए महीने के हिसाब से सरकार के लिए हम भी अपना जो है कॉन्ट्रीब्यूशन दे देंगे, मतलब 800 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। फिर हमने अगले अलाउंसेस जो रिवाइज किए वो थे ऑफिशियल अलाउंसेस। 6 अलाउंसेस का पैक था। पहला था कन्वेंस, दूसरा ट्रैवलिंग, तीसरा डेली, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस और एकेडमिक अलाउंस। पहले हम अगर बात करें तो ये 3 अलाउंस कौन से थे? सबसे पहले बेटा कन्वेंस। कन्वेंस अलाउंस क्या था कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को किसी काम से, ऑफिस के काम से ही विद इन सिटी कहीं भेजा है और उसके लिए कन्वेंस का पैसा दिया है। फिर हमने देखा ट्रैवलिंग अलाउंस। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को भेजा है काम से, लेकिन शहर के बाहर, दूसरे शहर भेजा है। मान लो दिल्ली में है तो मुंबई भेजा है, तो उसके लिए फ्लाइट का या ट्रेन का पैसा दिया होगा। इसको क्या बोलते हैं? ट्रैवलिंग अलाउंस। और तीसरा, अगर मान लो मैं अपने एम्प्लॉय को दिल्ली से मुंबई भेज रहा हूँ तो ऑफकोर्स उस मुंबई में जाके एम्प्लॉय को कहीं पर ठहरना भी पड़ेगा, उसको खाने पीने का भी देखना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने उसको फिर जो है बोर्डिंग लॉजिंग का भी पैसा दिया है, जिसको हम डेली अलाउंस बोलते हैं। फिर हमने देखा हेल्पर अलाउंस। एम्प्लॉय जो है वो कोर काम में ही फोकस करे, उसको जो क्लरिकल काम होता है उस पर ध्यान ना देना पड़े, तो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को बोला भाई ये ले पैसे और अपने लिए हेल्पर रख ले, तो ये कौन सा है? हेल्पर अलाउंस। और ऐसे ही यूनिफॉर्म अलाउंस। अगर हमारे ऑफिस में यूनिफॉर्म पहनने का चलन है तो हमने फिर यूनिफॉर्म अलाउंस दिया था। और अगर मैंने अपने एम्प्लॉय के एजुकेशन के लिए भी कुछ पैसा दिया है तो उसे हम एकेडमिक या फिर रिसर्च अलाउंस बोलते हैं। ये 6 अलाउंसेस का बेटा देखना नाम क्या है? ऑफिशियल अलाउंसेस। ये अलाउंसेस मैंने अपने एम्प्लॉय को ऑफिशियल पर्पस के लिए दिए हैं, ऑफिशियल पर्पस के लिए दिए हैं, ध्यान रखें। और ऑफिशियल पर्पस का मतलब मैं ये मान के चलूंगा कि एम्प्लॉय ने इसे ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्च कर दिया होगा। अगर मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला भाई देखो तुम अभी सपोज हमारा ऑफिस मान लो पीतमपुरा में है और मैं अपने एम्प्लॉय को मान लो आरओसी भेजता हूँ, आरओसी के ऑफिस भेजा और मैंने कहा भाई ये लो ऑटो के पैसे, तो एम्प्लॉय अगर ऑटो से ही आना जाना कर रहा है, मतलब पूरा खर्च कर रहा है, तो सरकार के लिए हमें भी कोई टैक्स नहीं चाहिए आपसे। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को बोला कि भाई ये 10,000 रुपये पकड़ो, मुंबई में काम है, फ्लाइट का आने जाने का टिकट करा लो, और उसने करा भी लिया और 10,000 पूरे खर्च हो गए। अगर पैसे पूरे खर्च हो गए तो सरकार के लिए हमें क्या करना? भाई पूरा एग्जेम्प्ट है। फिर इसका मतलब जितना हमें ये अलाउंस मिला है एम्प्लॉयर से और एम्प्लॉय ने अगर सारा खर्चा कर दिया तो सरकार के लिए हमें कोई टैक्स नहीं चाहिए। इसका मतलब ऑफिशियल अलाउंसेस तब तक तो एग्जेम्प्ट है जब तक सारे खर्च हो जाए।
जैसे ही इन अलाउंसेस में कुछ सेविंग कर ली एम्प्लॉय ने, तो वहां पर फिर जो है हम उस सेविंग वाले पोर्शन को टैक्सेबल कर देंगे। एम्प्लॉयर ने तो एम्प्लॉय को दिए फ्लाइट के पैसे, लेकिन एम्प्लॉय जो है वो ट्रेन से चला गया, 10,000 रुपए दिए थे और एम्प्लॉय ने 4,000 में काम निपटा लिया, मतलब ट्रेन से चला गया, 4,000 का ही खर्चा बेटा, तो 6,000 जो सेव कर लिए हैं तो बेटा वो क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को डेली अलाउंस दिया, ये सोच के कि एम्प्लॉय जो है वहां पर दूसरे शहर जा रहा है, तो 4 स्टार या 3 स्टार होटल का पैसा दिया, और जो एम्प्लॉय है उसने 1 या 2 स्टार होटल में ही, मतलब कम बजट वाले होटल में ही जो है स्टे कर लिया और पैसे बचा लिए। तो जो पैसे बचाए वो सेविंग जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। तो ऑफिशियल अलाउंसेस के लिए हमने टैक्सेबिलिटी क्या पड़ी थी, जितना अलाउंस मिले और जितना खर्चा किया हो, दोनों में से जो लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक, इतनी बातें बेटा हमने पिछली क्लास तक कर ली थी। अब आज की क्लास की शुरुआत हम करने वाले हैं किसके रिवीजन से, आज हम शुरुआत करेंगे हाउस रेंट अलाउंस, जिसे शॉर्ट में एचआरए बोलते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट अलाउंस है, आओ जरा इसको रिवाइज करना शुरू करें। ये रहा बेटा आपके सामने एचआरए। बेटा इस अलाउंस के बारे में मैं कुछ भी बोलना शुरू करूं, सबसे पहले इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि बेटा ये एक ऐसा अलाउंस है, अगर मान लो सैलरी का कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस की जनरली एक एंट्री होती है, और ये इकलौता ऐसा अलाउंस है जिसके ऊपर एग्जाम में 16 क्वेश्चन बनने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए बेटा इस अलाउंस को ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट अलाउंस है। अच्छा, अब इस अलाउंस का नाम क्या है, हाउस रेंट अलाउंस। जैसे कि आप जानते हैं कि एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कुछ कैश में पेमेंट करता है, और यहां पर जो कैश में पेमेंट करी है उसका पर्पस क्या है कि एम्प्लॉय अपना रेंट दे पाए, इसलिए हमने ये एक हाउस रेंट अलाउंस के नाम से अलाउंस दिया है। तो सरकार के लिए भी देखो एम्प्लॉय, हम जानते हैं कि भी तुम किराए पे रह रहे हो, तो हम भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देंगे, हम भी इसमें से कुछ अमाउंट को छूट कर देंगे, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लेंगे आपसे। मतलब ये कि एचआरए जो होता है उसमें से कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट होता है। जैसे हमने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में देखा 100 रुपये महीना, हॉस्टल में देखा 300 महीना, ऐसे ही ट्राइबल एरिया में या फिर अंडरग्राउंड अलाउंस में वहां पर हमने कुछ पोर्शन एग्जाम देखा। ऐसे यहाँ पर भी एग्जामेशन है, लेकिन यहाँ पर एग्जामेशन ऐसे फ्लैट नहीं है। यहाँ पर एग्जामेशन के लिए आपको 3 पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। ये 3 पॉइंट्स जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन 3 पॉइंट्स में से ध्यान रखें, जो लीस्ट आएगा, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्या है, लीस्ट आएगा वो अमाउंट एग्जेम्प्ट कर देंगे। अब बेटा जो ये लिमिट्स यहाँ लिखी हैं उसके बारे में बात करना शुरू करूँ, उससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने 2 कॉलम बनाए हैं बेटा। एक कॉलम बनाया हमने मेट्रो सिटीज के लिए, और एक कॉलम बनाया हमने अदर सिटीज के लिए। और अगर आप देखेंगे तो मेट्रो सिटीज में हमने 4 सिटीज को मेंशन किया है। कौन कौन सी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। और बाकी सारे शहर हमारे इस वाले सिटीज में मतलब अदर सिटीज में आ जाएंगे। अब आपको लगेगा कि सर मेट्रो सिटी में यही 4 शहर क्यों लिखे, बैंगलोर भी तो आज के टाइम पर मेट्रो सिटी ही है। अगर हम देखें बैंगलोर की बात करें, हैदराबाद की बात करें, लखनऊ की बात करें, ये सारे भी आज के टाइम पर मेट्रो शहर ही है। लेकिन अगर आप देखें बेटा ये ना लिमिट्स बड़ी पुरानी सेट है, एचआरए के प्रोविजन बड़े पुराने हैं, और इवन सरकार ने इनके नाम तक चेंज नहीं किए हैं। मुंबई को पहले क्या बोलते थे, बॉम्बे, अभी भी एक्ट में बेटा बॉम्बे लिखा हुआ है। कोलकाता को पहले क्या बोलते थे, कैलकाटा, अभी भी कैलकाटा लिखा है। चेन्नई को पहले क्या बोलते थे, मेड्रास, अभी भी मेड्रास ही लिखा है। इसका मतलब इन 4 शहरों के लिए बेटा ध्यान रखें, हमें इस वाले 3 पॉइंट्स को डिस्कस करना है, और बाकी के सारे शहरों के लिए इनको डिस्कस करना है। इसका मतलब बैंगलोर की बात होगी तो यहां पर बात करेंगे, जयपुर की बात यहां पर करेंगे, बस 4 शहरों की बात यहां पर करनी है। 4 शहर दिमाग में अच्छे से आप इसको फीड कर लो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखोगे तो बेटा यहाँ पे जो फर्क है ना इन दोनों कॉलम्स में, अगर आप सिर्फ अभी अमाउंट्स देखो, मैं अभी रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, लेकिन अगर अभी आप देखो तो फर्क सिर्फ किस चीज का है, यहाँ पर लिखा है 50% ऑफ सैलरी, और यहाँ पर क्या लिखा है 40% ऑफ सैलरी। बाकी तो सब कुछ सेम ही है। आप देखो पहला पॉइंट सेम, दूसरा पॉइंट सेम, बस यहाँ पर जो 50 और 40% का जो एक यहाँ पर अमाउंट परसेंटेज दे रखा है, बस ये अलग अलग है। ठीक है, अब जो ये 3 लिमिट्स में से हमें लोएस्ट को ढूंढना है, 3 में से लोएस्ट को ढूंढना है। और देखो मैं सिर्फ आपको अगर ये वाला एक्सप्लेन कर दूंगा तो ये तो ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो ही जाएगा, दूसरे वाला तो ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज दोनों सेम ही तो हैं, बस एक जगह पे 50% है और एक जगह पर 40% है। तो मैं सिर्फ अभी किस पे फोकस कर रहा हूं, मैं आपको मेट्रो सिटीज वाले जो ये 3 पॉइंट्स हैं, ये आपको मैं सारे अभी एक्सप्लेन कर देता हूं, इसको मैं रिवाइज करवा देता हूं। उसके बाद ये तो आप सेम कॉपी पेस्ट कर ही लेंगे ना, यहाँ पे 40% है, बाकी तो सब कुछ सेम है। अब इन तीनों पॉइंट्स में सबसे पहले बेटा जो एक मुझे टर्म पहले डिस्कस करनी है आपके साथ, वो टर्म डिस्कस करनी है सैलरी। यहां पर सैलरी का मतलब क्या है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर जो 2 है, यहां लिखा है 10% ऑफ सैलरी। इन लिमिट्स को मैंने कहा अभी रिवाइज करवा रहा हूं। अगर आपको याद हो रेगुलर क्लास, बेटा एचआरए के ऊपर पूरी एक 3.5 घंटे की, 3 घंटे की शायद पूरी एक क्लास गई थी, और हमने पूरे इन सारे पॉइंट्स को बहुत लॉजिकली डिस्कस किया था। अब ऑफ कोर्स ये रिवीजन क्लास है, हम थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे बात रखेंगे, लेकिन स्टिल मैं काफी हद तक एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात कौन सी है, सैलरी। या मतलब इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले हमें ये तो मतलब पता हो कि यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या है। यहाँ पर सैलरी का मतलब जो है रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी से होता है, और रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थ्रू आउट सैलरी ये सैलरी बड़ी यूज होती है।
और इस रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी के अंदर बेटा हम तीन चीजों को इंक्लूड करते हैं, तीन चीजों को इंक्लूड करते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है बेसिक पे। पहला कौन सा होता है? बेसिक पे। दूसरा होता है डियरनेस अलाउंस, और डियरनेस अलाउंस लेकिन तब होता है अगर डियरनेस अलाउंस जो है ना रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए कंसिडर किया जाए, तब डियरनेस अलाउंस होता है। अब इसका क्या मतलब है इसको भी मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन डीए इफ फॉर्मिंग पार्ट, ऐसे शॉर्ट में क्या बोलते थे हम, डीए को तब कंसिडर करना है अगर वो फॉर्मिंग पार्ट हो। और तीसरा, कमीशन भी हम यहां पर ले सकते हैं, लेकिन कमीशन तभी ले पाएंगे अगर वो एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर पे की जाए तब। तो इसका मतलब ये है कि एचआरए के इस कैलकुलेशन को समझने के लिए, एचआरए के इस कैलकुलेशन को करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सैलरी क्या है। सैलरी में बेटा तीन चीजें आती हैं। सैलरी में कितनी चीजें आती हैं? तीन चीजें आती हैं। पहली कौन सी? बेसिक पे। दूसरा कौन सा? डीए, लेकिन डीए तब आएगा जब वो फॉर्मिंग पार्ट हो। ये फॉर्मिंग पार्ट क्या होता है अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और तीसरा कमीशन, और कमीशन भी तब आएगा जब वो एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर दिया जाए। अब सबसे पहले यहां पर हम कह रहे हैं कि बस चलो सैलरी टर्म को ही एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। अब बेसिक पे तो बेटा ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपको पता ही है क्या होता है। बेसिक पे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये डीए के जो ब्रैकेट में आपने लिख दिया है, डीए के ब्रैकेट में लिख दिया है ये सब, ये क्या, इसका क्या मतलब है? इसको मुझे अब आपको एक्सप्लेन करना है। अब बेटा ये जो बातें लिखी हैं, इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एक एग्जांपल की मदद से। अब ध्यान से प्लीज सुना मेरी बातों को। मान लो बेटा हमने ना एक एम्प्लॉय को रखा, एक नहीं मान लो एक एम्प्लॉय को रखा, और उसको हम ना हर महीने बेसिक पे देंगे 1 लाख रुपए। एक महीने का बेसिक पे कितना देंगे? 1 लाख रुपए देंगे। और हमने डिसाइड किया भाई उसको डीए भी देंगे 20,000 रुपए महीना। मतलब 1 लाख रुपए बेसिक पे देंगे, 20,000 का डीए देंगे। दोनों के दोनों आपको पता है फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, ठीक। अब ना लेकिन होता क्या है कि हर महीने हम अपने एम्प्लॉय के लिए हम प्रोविडेंट फंड में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। प्रोविडेंट फंड में क्यों कंट्रीब्यूट करते हैं? क्योंकि हर एक एम्प्लॉयर को ना अपने एम्प्लॉय के बुढ़ापे की भी चिंता है, और या फिर कहो भाई सरकार गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है, भाई पीएफ में जमा करना पड़ता है। और जनरली ये पीएफ का परसेंटेज जो है 12% होता है। अब ये पीएफ वगैरह कैसे होता है क्या नहीं होता है, आगे जाके रिटायरमेंट बेनिफिट्स को रिवाइज करेंगे तो वहां पर बात करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि डीए इफ फॉर्मिंग पार्ट का क्या मतलब है। तो हमने कहा भाई ठीक है तुम्हें बेसिक पे देंगे, डीए देंगे, और तुम्हारा ना हम हर महीने तुम्हारे लिए कुछ पैसा भी इन्वेस्ट करते रहेंगे जो तुम्हें रिटायरमेंट के टाइम पर मिलेगा, जिसको हम बेसिकली प्रोविडेंट फंड बोल देते हैं। अब आप जरा सोचिए, हम प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हमने तय किया है कि सैलरी का 12% हम कंट्रीब्यूट करेंगे। कितना? सैलरी का 12%। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब जो हमने पीएफ में कंट्रीब्यूट किया है, अगर तो बेटा हम सिर्फ और सिर्फ इस बेसिक पे का 12% निकाल के कंट्रीब्यूट कर दें। बेसिक पे कितनी है? 1 लाख रुपए, और हमने 12% इसका निकाला और 12,000 रुपए कंट्रीब्यूट कर दिया। इसका मतलब हमने डीए को कंसिडर नहीं किया फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। प्रोविडेंट फंड बेटा एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। अगर तो हम इसको भी कंसिडर कर लें, मान लो सपोज मैं अपने एम्प्लॉय को बोलता हूं अच्छा तुम्हें हम टोटल इन दोनों को मिला के 1,20 दे रहे ना, तो ठीक है हम हर महीने 1,20,000 का 12% जो है पीएफ में कंट्रीब्यूट कर देंगे। अगर हम इस 20,000 को कंसिडर कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, तब हम बोलेंगे कि डीए फॉर्मिंग पार्ट है। किसका फॉर्मिंग पार्ट है? फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। फिर से बोलता हूं, मैंने अपने एम्प्लॉय को रखा और उसको मैंने कहा 1 लाख रुपए की बेसिक पे देंगे और 20,000 का डीए देंगे। अगर अब मैं इस 1 लाख रुपए को ही सिर्फ कंसिडर करूं उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, मतलब जो मैं पीएफ में कंट्रीब्यूशन देता हूं हर महीने, अगर सिर्फ मैं इसी को कंसिडर करूं, तो पता फिर इसका क्या मतलब है? ये जो डीए है ना, डीए फॉर्मिंग पार्ट नहीं है, हम इसको कंसिडर नहीं करते फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। लेकिन अगर मैं एम्प्लॉयर, देखो ये ना नेगोशिएशन की बात है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के आपस में क्या नेगोशिएशन होता है एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, तो ये तब की बात है। अगर मान लो हमारा एम्प्लॉय से ये तय हुआ है कि ठीक है तुम्हारा हम ना ऐसा करेंगे, जो पीएफ में कंट्रीब्यूट करेंगे वो तुम्हारा बेसिक पे डीए दोनों को मिला के करेंगे, मतलब 1,20,000 रुपए लेंगे, उसका 12% जमा कर देंगे, तब हम क्या बोलेंगे? डीए इज फॉर्मिंग पार्ट। डीए इज फॉर्मिंग पार्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अच्छा हमने ये डिसाइड किया हम बेसिक पे का तो पूरा 12% ट्रांसफर करेंगे, लेकिन डीए ना पूरा नहीं, डीए का आधे पे हम जो है पीएफ कंट्रीब्यूट करेंगे। मतलब 20,000 का डीए दे रहे ना हम, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए सिर्फ 10,000 का ही हम 12% निकालेंगे, पूरा 20,000 का नहीं निकालेंगे। इसका मतलब फिर हम बोलेंगे कि डीए ना फॉर्मिंग पार्ट तो है, लेकिन 50% ही सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट है। 50% डीए ही सिर्फ कंसिडर किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, अब बेटा ये तो क्वेश्चन बताएगा कि कितना रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए वो है अवेलेबल, कितना नहीं है। अच्छा एम्प्लॉय का बेटा फायदा कब होगा? एम्प्लॉय के बुढ़ापे के टाइम पर प्रोविडेंट फंड में कब सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा होगा? जब 1 लाख का 12% निकाला जाए या टोटल 1,20 का निकाला जाए? सर ऑफ कोर्स टोटल 1,20 का निकाला जाए।
ठीक है, इसलिए बेटा ये ना आपस में नेगोशिएट होगा कि क्या होना चाहिए। हमें अगर क्वेश्चन कहेगा कि डीए फॉर्मिंग पार्ट है तो ठीक है, नहीं कहेगा तो बेटा क्या लिखा, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट एज्यूम डीए टू बी नॉट अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। बेटा मैं आपको समझा क्या रहा हूँ एचआरए, मैं अभी पीएफ पे तो बाद में आऊंगा, अभी मैं पीएफ नहीं समझा रहा हूँ, अभी मैं क्या समझा रहा हूँ आपको एचआरए। और एचआरए के लिए मैं कह रहा हूँ जो एचआरए के लिए ऊपर सैलरी लिखी है ना, सैलरी जो लिखी है ऊपर, यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी का मतलब यहाँ पर रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी है। रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी को शॉर्ट में आरबीएस बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, आरबीएस, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। और रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में तीन चीजें आती हैं, पहली कौन सी, बेसिक पे। डीए तब आएगा अगर वो फॉर्मिंग पार्ट है, ये क्वेश्चन बताएगा कि फॉर्मिंग पार्ट है कि नहीं है, क्वेश्चन नहीं बताएगा तो मानेंगे फॉर्मिंग पार्ट नहीं है, इसका मतलब जो हम हर महीने पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सिर्फ बेसिक पे का ही कर रहे होंगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब। और क्वेश्चन बता देगा तो ठीक है, जितना पोर्शन फॉर्मिंग पार्ट होगा हम ट्रांसफर कर देंगे। देखो एक बड़ा बेटा छोटी सी बात है, आप इस बात को समझो, इस बात को ध्यान से समझो। मान लो सपोज हम ये कहते हैं कि दो एम्प्लॉय हैं, दोनों सरकारी एम्प्लॉय हैं, एक जो है आईएएस अफसर की पोजीशन पर बैठा हुआ है और उसी सरकारी ऑफिस में एक एम्प्लॉय पियोन की पोजीशन पर है। बेटा किसी भी सरकारी अगर जॉब निकलती है, छोटी हो बड़ी हो, सबका पे स्केल डिफाइंड होता है, सबके इंक्रीमेंट डिफाइंड होते हैं, सबका पेंशन डिफाइंड होता है, सब कुछ डिफाइंड होता है। अब मुझे एक बात बताओ, कौन से वाले एम्प्लॉय के रिटायरमेंट बेनिफिट ज्यादा होंगे, मतलब कौन से वाले एम्प्लॉय को मान लो रिटायरमेंट के टाइम पर पीएफ ज्यादा मिलेगा या पेंशन ज्यादा मिलेगी या ग्रेचुइटी ज्यादा मिलेगी, सर ऑफ कोर्स जो आईएएस अफसर है। क्यों, क्योंकि उसकी ड्यूरिंग द सर्विस सैलरी ज्यादा है, जिसकी सैलरी ज्यादा होगी उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी बड़े होंगे, नहीं ऐसे तो होता ना। तो यहां पर हमें यह देखना है कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए हमने कौन सी सैलरी को कंसिडर किया है। अगर रिटायरमेंट बेनिफिट को हम जब कंप्यूट करने के लिए सिर्फ बेसिक पे ही फोकस करते हैं, बाकी पेमेंट पे फोकस नहीं करते हैं या डीए पे फोकस नहीं करते हैं, तो हम बोलते हैं डीए इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट। हमने पेंशन के लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए अगर सिर्फ बीपी को ही, मतलब बेसिक पे को ही सिर्फ कंसीडर किया है तो हम बोलेंगे डीए इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट। जैसे कि मैंने कहा कि हर महीने हम पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर वो मान लो 10 से, सपोज राउंड फिगर 10% मानता हूं, अगर तो मैं 1 लाख का 10% हर महीने कंट्रीब्यूट कर रहा हूं तो उसका मतलब मैंने इसको कंसीडर नहीं किया, तो तब क्या बोलेंगे, डीए इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट। अगर मैं इसको भी मिला दूं, 1,20,000 का 10% मतलब 12,000 कंट्रीब्यूट करूं, उसको हम क्या मतलब बोलेंगे कि ये 20,000 जो है दिस इज फॉर्मिंग पार्ट, डीए पूरा 100% फॉर्मिंग पार्ट है। अगर मैं कहूं नहीं नहीं ऐसा करते हैं, ये 1 लाख तो पूरा कंसिडर करेंगे लेकिन इस 20 में से 10 ही कंसिडर करेंगे, मतलब 1,10,000 का 10% हम ट्रांसफर करेंगे पीएफ में, तो फिर उस केस में क्या बोलेंगे, डीए 50% फॉर्मिंग पार्ट है। क्या है, 50%। देखो बेसिक पे तो बेटा पूरा पूरा कंसिडर होती ही है, डीए कंसिडर होता है कि नहीं होता है ये हमारे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो पहली बात, अब रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी बेटा क्या क्या आता है, बेसिक पे आता है, दूसरा डीए आता है, लेकिन डीए कब आता है, अगर क्वेश्चन कहे कि फॉर्मिंग पार्ट है, अदरवाइज नहीं आएगा। और तीसरा कमीशन, कमीशन बेटा ध्यान रखें, अगर हमें दे रखी है कि हमने एम्प्लॉय को कमीशन दी है एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, तब हमें आरबीएस में लेनी है। अब इसके लिए ना एक सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग था, तब से ये जो है कमीशन को इंक्लूड किया गया। इसके ऊपर बड़ा वाद विवाद हुआ था, कोई गेस्ट स्टेटनर डुप्लीकेटर्स करके कोई एक केस लॉ था, वहां पर ये डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इसको भी आरबीएस सैलरी में इंक्लूड करना है। तो आरबीएस सैलरी में बेटा 3 चीजें आती हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में 3 चीजें आती हैं, पहला बेसिक पे, दूसरा डीए इफ फॉर्मिंग पार्ट, और तीसरा कमीशन। लेकिन कमीशन कब, अगर हम वो पे कर रहे हैं एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, मतलब अगर किसी क्वेश्चन में कमीशन दे रखी है पर मंथ या एक फिक्स अमाउंट, नहीं आएगा। सिर्फ तब जब वो बोले कि हम अपने एम्प्लॉय को कमीशन दिया है, उसने क्योंकि 20 लाख का टर्नओवर अचीव करवाया है तो उसको उस पर 4% का कमीशन दिया है, तो जितना भी कमीशन हमने दिया है क्योंकि वो फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर दिया है तो हम आरबीएस में उसकी रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में कंसिडर करेंगे, ठीक है जी। ये हमारा आरबीएस का मतलब हो गया। अब आपको ये पता लग गया है कि आरबीएस का क्या मतलब है, मतलब सैलरी का क्या मतलब है। तो सैलरी के मतलब को लेकर अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें बेसिक पे डीए, डीए लेकिन कब, अगर वो फॉर्मिंग पार्ट है, और कमीशन तब जब वो फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर दी गई है, ठीक है जी। अब बेटा अब ध्यान रखना, हम सारा फोकस करेंगे सिर्फ ये मेट्रो वाले कॉलम पर, ये करने के बाद ना ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा अदर सिटीज का, ठीक। अब बेटा ये मेट्रो सिटीज में सबसे पहले 4 मेट्रो के दिमाग में नाम रखने हैं याद, मैंने आपको बताया दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, 4 नाम याद रखने हैं। अब ना बेटा ये 3 जो यहाँ पर लिमिट्स हैं, ये 3 अमाउंट जो यहाँ पर निकलेंगे, ये 3 लिमिट्स में आप देखोगे 4 फैक्टर बेटा इंपॉर्टेंट है। 4 फैक्टर क्या इंपॉर्टेंट है, पहला कि मुझे अपने एम्प्लॉयर से एचआरए मिला कितना है, एचआरए मिला कितना है, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे पैसे दिए कितने हैं रेंट पे देने के लिए, रेंट पे करने के लिए मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कितने दिए हैं, एचआरए मिला कितना है, पहला अमाउंट। दूसरा, एम्प्लॉय रेंट कितना पे कर रहा है, दूसरा क्या है, एम्प्लॉय रेंट कितना पे कर रहा है। और तीसरा जो है यहाँ पर कि एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, सैलरी मतलब जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी कितनी है।
और चौथा एम्प्लॉय की पोस्टिंग, मतलब एम्प्लॉय जो है वो कहां पर रेंट पे रह रहा है, मेट्रो में रह रहा है कि नॉन मेट्रो में रह रहा है। ये चार चीजें जो हैं बेटा ये डिसाइड करेंगी कि एचआरए जो मिला है उसमें से कितना पोर्शन एग्जेम्प्ट होगा। फिर से बोलता हूं, पहला यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एचआरए मिला कितना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रेंट कितना पे कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा यहां पर यह है कि हमारी सैलरी कितनी है, सैलरी देखो दो बार यूज हो रही है, सैलरी कितनी है। और चौथा ये बात पे भी डिपेंड करेगा कि हमारी पोस्टिंग कहां पर है, मतलब हम कहां पर किराए पर रह रहे हैं। मेट्रो में रह रहे होंगे तो 50% हो जाएगा, और नॉन मेट्रो में होगा तो 40% हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले बेटा एचआरए रिसीव। आप एक बार बेटा सोच के बताओ, मुझे जितना एचआरए मिला है क्या उससे ज्यादा एग्जेम्प्ट हो सकता है? नहीं ना। अगर मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे एचआरए के नाम पर, हाउस रेंट अलाउंस के नाम पर 40,000 दिए हैं, तो गवर्नमेंट कितना एग्जेम्प्ट करेगी, मैक्सिमम कितना एग्जेम्प्ट करेगी? 40,000। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से मेरी बात को सोचेगा, अगर मान लो इस पहले अमाउंट को हमने लिखा 40,000, मान लो सेकंड वाले अमाउंट में आया सपोज 45,000, और मान लो थर्ड वाले में आया मान लो 60,000, थर्ड वाले अमाउंट 60,000 आया, तीनों में से हम कह रहे हैं लोअर एग्जेम्प्ट करेंगे। लोअर क्यों? कि सरकार कह रही है भाई जब तुम्हारे एम्प्लॉयर ने दिया ही 40 है, जब दिया ही 40 है, इससे ज्यादा की तुम एग्जेम्पशन सोच भी कैसे सकते हो? इसका मतलब एक तो हमने कैप लगा दी, क्योंकि इन तीनों में से लीस्ट को एग्जेम्प्ट करना है, तो हमने एक कैप लगा दी कि एचआरए मिला कितना है। तो पहला पॉइंट बेटा ये ध्यान रखेंगे, हमने यहां पर एक कैप लगा दी कि एचआरए मिला कितना है, तो हमें एचआरए जो मिला होगा उससे तो ज्यादा बेटा एग्जेम्पशन मिल ही नहीं सकती है, इसलिए हमने यहां पर ये कहा कि लीस्ट अगर हम इसमें से एग्जेम्प्ट करेंगे तो एचआरए लिखना जरूरी है। फिर बेटा दूसरी पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट, ये दूसरे से पहले तीसरा देखो, 50% ऑफ दी सैलरी, 50% ऑफ दी सैलरी। अब बेटा कॉमन सेंस लगाओ, अगर मान लो कल को आपकी जॉब लगती है, मान लो किसी दूसरे शहर में, मान लो दिल्ली में तो आपके मम्मी पापा का खुद का घर है, लेकिन आपकी जॉब लग गई, मान लो सपोज आप दिल्ली रहते हो, आपकी जॉब बैंगलोर लग गई या मुंबई लग गई, और वहां पर आप किराए पर रह रहे हो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप मैक्सिमम किराया कितना देना चाहोगे? सर हम घर तो बढ़िया से बढ़िया ही लेंगे, चलो माना बढ़िया से बढ़िया लेकिन बेटा, लेकिन घर जो किराए पे लोगे वो किस बात पे डिपेंड करेगा? सर वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारी सैलरी कितनी है। मैं कह रहा हूं अगर मान लो आपकी 1 लाख रुपए महीने की सैलरी लग गई, ठीक है, 1 लाख रुपए महीने की सैलरी पर आप बैंगलोर में जॉब करने चले गए, आपकी 1 लाख रुपीज पर मंथ सैलरी है, कितना किराए पे खर्च कर दोगे आप? सर अगर 1 लाख रुपए महीना मिल रहा है तो 20 से 25 हजार महीने का हम रेंट पर खर्च कर देंगे, ठीक है। 20 से 25 हजार लॉजिकल लग रहा है, समझ भी आ रहा है ना। आप अगर ये कहो कि सर 1 लाख की सैलरी मिलेगी, 80 हजार तो पहले मैं महीने का घर लूंगा रेंट पर, क्या सेंस बन रहा है इसका? बन रहा है लॉजिक? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे 1 लाख रुपए महीने की सैलरी मिल रही है और आप 80 हजार रुपए, 60 हजार रुपए, इवन 50 हजार तक, 50 हजार से ज्यादा जैसे ही बोलोगे, मैं कहूंगा यार झूठ बोल रहे हो आप, ऐसा तो नहीं करोगे आप। मतलब ये कि कोई भी इंसान अपनी सैलरी का अगर ये कहता है कि मैं 50% से ज्यादा किराए पर खर्च कर रहा हूं, सरकार के लिए कैसे मान ले? झूठे हो तुम। इसलिए आप देखो गवर्नमेंट कह रही है 50% तक मानते हैं कि चलो ठीक है, हो सकता है कि तुम अपनी आधी सैलरी किराए पे खर्च कर देते हो, किराए कोई कम नहीं है मेट्रो शहरों के, माना चलो तुमने आधी सैलरी अपनी किराए पर खर्च कर दी। इसलिए सरकार कह रही है यहां पर हमने क्या बोला है, 50% ऑफ दी सैलरी। इसका मतलब अगर मान लो हमारी रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी 2 लाख रुपए की है, तो यहां पर लिमिट बेटा कितने की लग जाएगी? 1 लाख की। कितने की लिमिट लग जाएगी? 1 लाख की लिमिट लग जाएगी। 1 लाख की लिमिट लगने का क्या मतलब है? सर 1 लाख की लिमिट लगने का मतलब ये है, 1 लाख की लिमिट लगने का मतलब ये है कि आप, सरकार आपको ये बोल रही है कि तुम अगर 1 लाख से ज्यादा बोलोगे ना, अगर तुम्हें 2 लाख रुपए महीने के मिलते हैं और तुम ये कह रहे हो कि हम 1,20,000 रुपए हम रेंट पे खर्च कर रहे हैं, सरकार कह रही है हम नहीं मान सकते, ये तो पक्का झूठ बोल रहे हो तुम। आ रही है बात समझ में? थर्ड पॉइंट बेसिकली झूठे लोगों को पकड़ने के लिए है। ऐसा इंसान हो सकता है ना जो अपनी मैक्सिमम एग्जेम्पशन लेने के चक्कर में ये कहे कि हम अपनी आधी से ज्यादा सैलरी जो है रेंट पर खर्च कर देते हैं। सरकार क्या बोल रही है? आधी सैलरी तक तो हम मान लेंगे कि हाँ तुम सच ही कह रहे होगे, लेकिन अगर तुम आधे से ज्यादा बोल रहे हो तो हम यहां पर बेटा आधे से ज्यादा नहीं लेने देंगे। मतलब जितनी भी आपकी आरबीएस होगी उसके यहां पर एक मैक्सिमम कैप कितनी लगा दी है, उसकी यहां पर मैक्सिमम कैप लगा दी है 50%। इसका मतलब जैसे मैं अभी आप ही का एग्जांपल कह रहा था, मान लो 1 लाख रुपए की आपकी रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी है, तो सरकार कह रही है 50 हजार से ज्यादा यहां लिख मत देना। तुम भले ही बोलते रहो कि मेरा 60 हजार का रेंट है या कुछ भी रेंट है, 50 हजार ज्यादा लिखना है। मतलब यहां पर मैक्सिमम कैप कितनी है कि आपकी जितनी सैलरी है, हम मान के चल रहे हैं कि रेंट पेड ना मैक्सिमम 50% तक है तो ठीक है, 50% से अगर कम है तो ठीक बोल रहे हो आप, सच बोल रहे हो, लेकिन 50% से ज्यादा है तो हमें लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना लिखा जाएगा? 50% ऑफ दी सैलरी। क्या मेरे ख्याल से बेटा ये दूसरा तीसरा पॉइंट भी क्लियर है? ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है ना, ये भी दोनों क्लियर है। अब आती है बात दूसरी वाली। अब दूसरी वाली ध्यान से देखना क्या लिखा है, ध्यान से देखना बेटा।
मान लो सपोज मैं ये कहता हूं कि हमारा जो रेंट पे हम कर रहे हैं, मान लो हम रेंट पे कर रहे हैं पूरे साल का 1,20,000 रुपए, ठीक है, 1,20,000 रुपये कर रहे हैं, और हमारी पूरे साल की सैलरी मान लो 20 लाख रुपए है। कितनी सैलरी है? 20 लाख रुपए की पूरे साल की सैलरी है। तो 20 लाख पूरे साल की सैलरी है, तो बेटा 10% कितना निकल के आएगा? 2 लाख। तो अगर मैं ये देखता हूं रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, तो ये ना फिगर नेगेटिव आ रही है। अच्छा, नेगेटिव मतलब फिर जीरो लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ऑफ कोर्स कुछ भी नेगेटिव लिखेंगे, लीस्ट अमाउंट मतलब यहां पर सारी फिगर पॉजिटिव होंगी या जीरो होंगी। नेगेटिव क्या होता है? यहां एग्जाम्पशन मिल रही है, एग्जाम्पशन या तो जीरो मिलेगी या नहीं मिलेगी, मतलब जीरो मिलेगी या मिल जाएगी या पॉजिटिव फिगर होगा। नेगेटिव फिगर यहां हो नहीं सकता। अगर यहां कुछ नेगेटिव आ रहा है तो हमें क्या लिखना है? जीरो। इसका मतलब अगर ये नेगेटिव आ रहा है, जैसे मान लो मैंने कहा पूरे साल का रेंट कितना पे कर रहे हैं? 1,20,000 रुपए, मतलब 10,000 महीना, और पूरे साल की सैलरी कितनी है? 20 लाख। तो 20 लाख का 10% कितना हो गया? 2 लाख रुपए। तो ये फिगर क्या आ गई बेटा? नेगेटिव आ गई। नेगेटिव आ जाती है ना, तो फिर यहां पर क्या लिखते हैं? यहां पर फिर हम निल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? निल लिखते हैं। ठीक है जी। अब देखो उसका क्या मतलब है। सरकार कह रही है देखो तुम्हारी पूरे साल की सैलरी कितनी है? मैंने कहा 20 लाख रुपए। तो 20 लाख का 10% कितना होता है? 2 लाख रुपए। सरकार कह रही है यार तुम 2 लाख भी किराया नहीं दे रहे हो, तुम्हारा किराया है कितना? 1,20,000। तुम्हारे ऊपर रेंट का इतना बड़ा बर्डन नहीं है, तुम्हें जरूरत नहीं है किसी एग्जाम्पशन की। आप मेरी बात को समझे। सरकार यहां पर क्या बोल रही है कि तुम्हारा अगर रेंट तुम्हारी सैलरी के 10% से ज्यादा होगा ना, तब एग्जाम्पशन की बात करना। अदरवाइज ये क्या करोगे एग्जाम्पशन की बात करके? मतलब ये कि हम 12,000 10,000 महीना रेंट दे रहे हैं, ठीक है, या कहे पूरे साल का 1,20,000 दे रहे हैं, और हमारी पूरे साल की सैलरी कितनी है? 20 लाख। तो जो पूरे साल की सैलरी है उसका 10% कितना होता है? 2 लाख रुपए। हमारा किराया 2 लाख भी नहीं है, तो सरकार के लिए क्या करोगे एग्जाम्पशन लेके? तुम्हारे ऊपर रेंट का इतना बर्डन है ही कहां जो तुम्हें एग्जाम्पशन दे। हाँ, अगर मान लो सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारा ना पूरे साल भर का जो हम रेंट पे करते हैं वो 6 लाख रुपए पे करते हैं, और 20 लाख का 10% कितना होता है? 2 लाख। मतलब 20 लाख का 10% मतलब हमारी सैलरी के 10% के ऊपर जितना किराया आप दे रहे हो सरकार के लिए, फिर हम मानते हैं भाई तुम्हारे ऊपर रेंट का बर्डन ज्यादा है, फिर हम तुम्हें छूट दे देंगे। इसका मतलब यहाँ पे हमें 4 लाख रुपए तक का मैक्सिमम एग्जेम्पशन अगर इस सेकंड वाले पॉइंट के हिसाब से देखें तो मिल सकता है, प्रोवाइडेड पहले और तीसरे कंडीशन में भी हमें देखना पड़ेगा तीनों में से लोअर कौन सा है, लीस्ट कौन सा है। बेटा ये मैंने आपको, अगर जो बच्चे रेगुलर बैच में आपको याद होगा, मैंने प्रॉपर इसमें एग्जाम्पल ले लेके पूरा का पूरा आपको लॉजिक क्लियर किया था। एक पूरी क्लास लगाई थी एचआरए को लेकर, लगभग 3 साढ़े 3 घंटे की। ये बात मैंने पहले भी बताई आपको, ठीक है। अब वापस से बोलता हूँ मैं आपको, मैंने क्या बोला। अब बस लास्ट बार बता बोल के खत्म करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले हमें एचआरए रिसीव, इससे ज्यादा तो बेटा एग्जाम्पशन हो नहीं सकता है ना। तीसरा हमने पॉइंट क्या बोला, जितनी सैलरी है सरकार कह रही है 50% तक सिर्फ एग्जाम्पशन मानेंगे। मतलब हम ये मान सकते हैं कि हाँ तुमने जो किराया पे किया है वो 50% के अंदर अंदर बोल रहे हो तो हम मान लेंगे कि सच बोल रहे हो। अगर तुम ये कह रहे हो भी हमें 2 लाख महीना मिलता है और हम 1.25 लाख तो हम रेंट पे ही खर्च कर देते हैं, सरकार के लिए पागल मत बनाओ। तो यहाँ पर हमें 50% तक लिखने का के लिए अलाउड है। मेट्रो में क्योंकि किराए ज्यादा होते हैं 50%, नॉन मेट्रो में यही 40% है। फिर तीसरा सरकार क्या बोल रही है कि अगर तुम्हारा जो किराया है तुम्हारी सैलरी का 10% भी नहीं है, फिर एग्जाम्पशन के लिए बेटा मत बोलना। हाँ, तुम जो रेंट पे कर रहे हो वो 10% से ज्यादा है, फिर हम एग्जाम्पशन दे देंगे। इसका मतलब अगर हमारा रेंट पेड 2 लाख रुपए है और हमारी सैलरी मान लो 10 लाख रुपए की है साल की, तो 10% कितना हो गया? 1 लाख रुपए। तो सरकार कह रही है हाँ तुम्हारी सैलरी जो है उसके 10% से ज्यादा तुम्हारे ऊपर किराए का बर्डन है, तो हम तुम्हें छूट दे देंगे। ठीक है, ये कहानी है बेटा, ये हमारा। तो आपको क्या याद रखना है आप एग्जाम के लिए बेटा अगर क्वेश्चन आता है एचआरए का, तो चार चीजें मैटर करती हैं। कौन कौन सी? पहला एचआरए मिला कितना है, दूसरा हम किराया कितना दे रहे हैं, तीसरा हमारी सैलरी कितनी है, और सैलरी मतलब आरबीएस मतलब 3 चीजें, बेसिक पे, डीए, फॉर्मिंग पार्ट, और तीसरा कमीशन इफ पेड एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। और हमारी पोस्टिंग कहां पर है? पोस्टिंग 4 शहरों में होगी तो 50% ऑफ सैलरी लेना है, और अगर नॉन मेट्रो में होगी तो 40% लेना है। और रीजन बड़ा ऑब्वियस है, मेट्रो में माना जाता है कि वहां पे रेंटल ज्यादा होते हैं इसलिए 50% है, और नॉन मेट्रो में कम होते हैं तो इसलिए वहां पर 40% लिया गया है। ठीक है। अब एग्जाम के एक आध मैं आपको क्वेश्चन सिर्फ दिखा रहा हूँ। ऑफ कोर्स हमारे पास बेटा रिवीजन क्लास है, इसमें सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। एक दो बेटा एग्जाम के मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसकी एंट्री होती है। अब बेटा ये ना आपके सामने जून 2024 की गाइडलाइन है, इसमें ये सैलरी का क्वेश्चन आया था। और अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें एक एचआरए मिला था। एचआरए पर मंथ हमें कितना मिला है बेटा? एम्प्लॉयर से 30,000 पर मंथ मिला है। इसका मतलब हमें जो एचआरए मिला है एम्प्लॉयर से वो 3,60,000 रुपीज मिला है। ठीक है। अब देखो इसमें बेटा बड़े सारे पार्ट थे, और इसमें एक पार्ट देखो क्या पूछा था, कंप्यूट दी टैक्सेबल एचआरए इन दी हैंड्स ऑफ उषा। यहाँ पर इसने हमसे टैक्सेबल एचआरए मांगा था।
अब देखो मैंने आपको क्या बोला बेटा, टैक्सेबल एचआरए निकालने के लिए आपको जो है 4 चीजों की मेनली जरूरत पड़ती है। पहली चीज कौन सी जरूरत पड़ेगी कि एचआरए मिला कितना है। एचआरए बेटा कितना मिला है हमें, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो एचआरए हमें मिला है, इसको अगर मैं 30,000 को 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें 3,60,000 रुपीज का एचआरए मिला है। फिर हमें दूसरी बात ये चेक करनी होती है कि किराया कितना पे कर रहे हैं। एक्चुअल रेंट बेटा जो पे हो रहा है, कितना रेंट पे हो रहा है, 40,000 महीना, तो 40,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा कितना आएगा, रेंट पेड कितना है, रेंट पेड 4,80,000 का है। तीसरी बात ये मैटर करती है कि हमारी सैलरी क्या है। ध्यान रखो बेटा, सैलरी का मतलब क्या होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ हमारी सैलरी कितनी है, तो 1,20,000 की तो बेटा बेसिक सैलरी है, ध्यान रखिए पर मंथ डेटा है सारा। और हमारा डीए कितना है, डीए हमारा है तो 60,000, लेकिन एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट सिर्फ 50% है। इसका मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी के लिए हमें डीए पूरा 60,000 नहीं, हमें कितना लेना पड़ेगा, 30,000 का डीए लेना पड़ेगा। कमीशन बेटा इस क्वेश्चन में है नहीं। इसका मतलब ये कि हमारी आरबीएस जो हो जाएगी, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी जो हो जाएगी, वो 1,20,000 प्लस 60,000 का बेटा 50% लेंगे, मतलब 30,000 रुपीज, मतलब 1.5 लाख रुपए को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक महीने की है। तो हमारी आरबीएस बेटा आ जाती है पूरे साल की 18 लाख रुपए की आरबीएस आती है। कितने की आती है, 18 लाख रुपए की आरबीएस आती है। तो मैंने आपको अभी अभी डीए के लिए क्या कहा, मैंने कहा देखो डीए का अगर आपको सॉरी डीए कह रहा हूं, एचआरए का जब आपको अगर मान लो एग्जेम्पशन निकालना हो तो उसके लिए सबसे पहला क्या लिखते हैं, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। पहला अमाउंट क्या होता है कि हमें मिला कितना है एचआरए, मिला कितना है बेटा एचआरए, यहां पर हमने देखा 3,60,000 का हमें एचआरए मिला था। दूसरा बेटा क्या होता है, दूसरा होता है कि हम रेंट कितना पे कर रहे हैं, रेंट हमने जितना पे किया है, रेंट हमने यहाँ पर 4,80,000 का पे किया माइनस 10% ऑफ आरबीएस। आरबीएस कितना है, 18 लाख रुपए। तो देखा जाए तो हमारा 480 में से अगर मैं 180 माइनस कर दूंगा तो ये हमारा 3 लाख रुपीज आएगा। और तीसरा क्या होता है, अगर हम पोस्टिंग मैटर करती है, पोस्टिंग बेटा यहाँ पर चेन्नई में है, लिखा भी है यहाँ पर देखो चेन्नई में रेंट दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी मतलब 50% ऑफ दी आरबीएस, 18 लाख का 50% कितना होगा, 50% ऑफ 18 लाख, ये आ जाए 9 लाख रुपए आ जाएगा। इन तीनों में से लीस्ट एग्जेम्प्ट है, इन तीनों में से लीस्ट एग्जेम्प्ट करना है, तो लीस्ट बेटा कितना आएगा, लीस्ट हमारा आ रहा है यहाँ पर 3 लाख रुपए, लीस्ट अमाउंट आ रहा है, तो 3 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब देखो ये इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन है। 2 नंबर में 2 नंबर देखा जाए तो बेटा बिल्कुल फ्री के हैं, कुछ ज्यादा इसमें कुछ आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ा। एचआरए कितना मिला हमें, 360। और देखो बेटा एग्जेम्प्ट यहाँ पर कितना कर रहे हैं हम, एग्जेम्प्ट लीस्ट अमाउंट लेंगे, लीस्ट इसमें से कितना निकाला था अभी अभी हमने अभी अभी निकाला, कितना लीस्ट निकाला, 3 लाख रुपए। आप देख लो यहाँ पर भी जो है 3 लाख रुपए का हमारा एग्जेम्पशन दे दिया गया। तो 360 में से एचआरए मिला कितना है बेटा, 360, एग्जेम्प्ट कितना हुआ, 3 लाख, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 60,000 रुपीज। तो बेटा बड़े क्वेश्चन में आएगा तो इस तरीके से पॉइंट वो डाल देता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से हैंडल करना होगा बेटा। देखो रिवीजन क्लास है, मैं इसलिए इस पे बहुत ज्यादा और बोल नहीं पाऊंगा। एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, मतलब ये जरूर कर लेना। जिन बच्चों ने मुझसे रेगुलर क्लासेस ली हैं, आपको याद होगा ये क्वेश्चन मैंने इस जैसा बिल्कुल बढ़िया सा क्वेश्चन सी एग्जाम का करवाया था। और मैंने फिर ये जो दूसरा क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूँ मैंने होमवर्क में दिया था, वो क्वेश्चन कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। ये बेटा जरूर जो बच्चे मुझसे भी पढ़ चुके हैं वो भी जरूर रिवाइज करके जाएंगे, और जो बच्चे कहीं और भी पढ़ रहे थे इस क्वेश्चन को बेटा जरूर रिवाइज करना। हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का भी दिखाता हूँ आपको कौन सा वो क्वेश्चन है। बेटा ये वो क्वेश्चन है जो तो मैंने आपको क्लास में करवाया था, क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया था। ये सीए एग्जाम में बेटा जो है 8 नंबर का पूछा गया था, सीए एग्जाम में 8 नंबर का पूछा गया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवा दिया था, और सेम क्वेश्चन बेटा हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में डाल रखा है। ये सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा डेटा इधर उधर होगा, बट सारी की सारी कैलकुलेशन सेम है। हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में डाल रखा है। ये क्वेश्चन क्योंकि स्टडी मटेरियल में है, इसलिए बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है एग्जैक्ट पूछे जाने की। इस क्वेश्चन को एचआरए के इस क्वेश्चन को बेटा हिट लिस्ट पे रखना। और मैंने आपको ये भी बात बताई थी, जो ये 4 फैक्टर्स थे, कौन कौन से, एचआरए मिला कितना है, रेंट पे कितना है, हमारी पोस्टिंग कहां पर है, और उसके अलावा जो है हमारी सैलरी कितनी है, ये जो 4 चीजें हैं, अगर इनमें से किसी में भी चेंज आता है ड्यूरिंग द ईयर, तो हमने फिर देखा था कि चेंज आने के बाद बेटा फिर हमें सेपरेट कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। मान लो अगर 6 महीने डेटा अलग था, मान लो 6 महीने एचआरए अलग था और 6 महीने एचआरए सरकार हमारे एम्प्लॉयर ने लग दिया। मान लो पहले 6 महीने में हमें 30,000 पर मंथ दे रहा था हमारा एम्प्लॉयर, और अगले 6 महीने में हमें 35,000 पर मंथ दे रहा है, तो पहले 6 महीने का अलग कैलकुलेशन करना है, अगले 6 महीने का अलग कैलकुलेशन करना है। अब इसी बात पर तो बेटा फिर पूरी क्लास लगी थी, क्योंकि इसमें बड़े सारे और भी एडिशनल पॉइंट्स थे, तो वो इस क्वेश्चन के थ्रू ना आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो सिर्फ ये एक क्वेश्चन अच्छे से, मतलब अगर आपके पास टाइम कम हो तो ये एक क्वेश्चन देखने से पहले जो मैंने क्लास में करवाया था, इसको बेटा जरूर अच्छे से देख के जाना, अच्छे से देख के जाना। और ये कर लोगे तो इसके बाद इसमें कुछ बचेगा ही नहीं, लेकिन एक बार इसको भी जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज आएगा तो बेटा 7 नंबर आएगा। इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का क्वेश्चन है, ठीक है।
तो यहाँ पर बेटा हमारा एचआरए का रिवीजन होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अलाउंस की तरफ। एचआरए को रिवाइज करने के बाद हमारा जो अगला अलाउंस है, आओ जरा उसको देखते हैं। बेटा अब जो हम अगला अलाउंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले बेटा इस बात को समझे कि ये एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक अलाउंस है, ये सारी इंडस्ट्रीज के लिए नहीं। और कौन सी इंडस्ट्री के लिए ये अलाउंस? ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। इसका मतलब अगर मान लो हम एक एयरलाइंस हैं या फिर रेलवेज हैं या फिर अगर मान लो बस के ट्रांसपोर्ट, मतलब पैसेंजर बस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एम्प्लॉय हैं तो हमारे लिए ये अलाउंस है। मतलब ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हैं वो अपने एम्प्लॉय को एक अलाउंस दे सकती हैं और उसका नाम क्या है? आउट स्टेशन अलाउंस। पहले मैं लॉजिक के साथ बात करता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सपोज अगर कोई फ्लाइट से इंडिगो की फ्लाइट है, वो दिल्ली से मान लो जा रही है से दुबई जा रही है। दिल्ली से कहां जा रही है? दुबई जा रही है। या दिल्ली से मान लो केरला जा रही है। अब जो पैसेंजर उस फ्लाइट में बैठे हैं भाई उनको तो जाना ही दूसरे शहर में, उनकी तो बात छोड़ो, लेकिन जो उस जहाज में जो एम्प्लॉइज बैठे हैं इंडिगो के, अगर इंडिगो की फ्लाइट है तो इंडिगो के एम्प्लॉइज भी होंगे, इंडिगो के पायलट होंगे, इंडिगो के क्रू मेंबर वगैरह होंगे। तो जरा सोचिए अगर वो फ्लाइट दिल्ली से केरला जा रही है तो वो बेटा सारे के सारे जो एम्प्लॉइज हैं वो भी तो केरला पहुंच जाएंगे। और जब तक वहां से वापसी की कोई फ्लाइट उड़े तो भाई उन एम्प्लॉइज को जो है वहां पर फिर रहने खाने पीने का भी देखना पड़ेगा। अब जरा सोचो रेलवेज की बात करते हैं। हमारे इंडिया में हर शहर से पता नहीं कितनी ट्रेनें रोज चलती हैं, कितनी ट्रेनें रोज चलती हैं। और हर एक ट्रेन में अगर मान लो मैं राजधानी की बात करूं तो राजधानी में आप देखोगे कितना सारा स्टाफ होगा। ऑफ कोर्स जो ट्रेन को ऑपरेट कर रहे होंगे वो लोग भी होंगे, उसके अलावा कितने सारे जो टिकट चेकर्स वगैरह होते हैं वो भी होंगे। फिर सोचो कितना स्टाफ है जो ट्रेन की साफ सफाई के लिए भी होगा। वो आपको जो बेडशीट प्रोवाइड करने के लिए आता है, पिलो देने के लिए आता है, आपको ब्लैंकेट देने के लिए आता है, वो सब भी होंगे उसके अंदर। उसके बाद आपको फूड सब होता है राजधानी में, वो आपको ब्रेकफास्ट भी देंगे, लंच भी देंगे, डिनर भी देंगे। मतलब ट्रेन में पेंट्री भी होती है एक, और पेंट्री का भी आपको स्टाफ होगा। मतलब एक ट्रेन के अंदर कितना स्टाफ है। अगर मान लो आप दिल्ली से अगर मान लो बैंगलोर जा रहे हो बाय ट्रेन, तो सोचो आपके साथ साथ वो सारा स्टाफ भी तो वहीं पहुंच जाएगा। और वहां पहुंचने के बाद जब जब वो ट्रेन वापसी दिल्ली के लिए कोई नई मतलब अलग नई दूसरी ट्रेन चले तब तक वो स्टाफ को तो वहीं ठहरना है। और ऐसा थोड़ी है भाई वो भी तो इंसान है। आप तो बैठ के सो के लेट के आराम से, वो तो बेचारे ने पूरा टाइम सर्व किया आपको उस ट्रेन के अंदर, तो उसको वहां पे रेस्ट नहीं करना क्या? रेस्ट करने के बाद तो फिर से वो दूसरी ट्रेन में चलेगा, फिर से मतलब जब वापसी में ट्रेन चलेगी वहां से। मतलब कहने का ये कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बेटा जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, तो वो तो हर रोज ही बाहर जा रहे होते हैं, हर रोज दूसरे शहर जाना है उनको, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। और दूसरे शहर जाएंगे तो ऑफ कोर्स वहां पर उनको बोर्डिंग लॉजिंग का भी सोचना पड़ेगा, वहां पर मतलब रहने खाने पीने का भी सब कुछ देखना पड़ेगा। अब आप एक बात जरा सोचो, मान लो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि ट्रैवल के बिजनेस में नहीं है, मान लो सीएस फॉर्म है या सीए फॉर्म है। अरे भाई उनका अगर मान लो किसी दूसरे शहर में काम होगा तो क्या वो अपने सारे एम्प्लॉइज को भेज देंगे? अगर मान लो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वो डेली अलाउंस के लिए या फिर ट्रैवल अलाउंस के लिए, वहां पर अगर मान लो मेरे यहाँ पे मेरी सीएस फॉर्म है या सीए फॉर्म है और मैं अगर अपने एम्प्लॉय को भेज रहा हूँ तो कितने एम्प्लॉय को भेज दूंगा? 2 3 4 5 बस। लेकिन सोचो रेलवेज के या फिर जो एयरलाइंस के जो एम्प्लॉइज होंगे वो तो पता नहीं भारी मात्रा में रोज बाहर जा रहे हैं। उनका तो मैक्सिमम स्टाफ ही या तो एयरलाइंस में होगा, मतलब हवाई जहाज में होगा, या ट्रेन में होगा, या बस में होगा, तो वो तो रोज ही बाहर जा रहे हैं। उनको तो रोज ही वहां जाने के बाद फिर उनको खाने पीने का भी सोचना है। इसलिए अब एक एम्प्लॉय जो दिल्ली में था और वो मान लो वो रेलवेज का मान लो एम्प्लॉय है और बैंगलोर मान लो पहुंच गई है ट्रेन, तो बैंगलोर में बेटा वो एम्प्लॉय जब पहुंचेगा तो उसको अपने रहने का देखना पड़ेगा, खाने पीने का भी देखना पड़ेगा। अगर मान लो एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड नहीं कर रखा है तो वो कहां से करेगा? उसके लिए फिर पैसे कौन देगा? एम्प्लॉयर। तो जिसको हम ना पहले डेली अलाउंस बोल रहे थे उसी को बेटा यहां पर आउट स्टेशन अलाउंस बोलते हैं। मतलब डेली अलाउंस भी एम्प्लॉयर ने क्यों दिया था? क्योंकि एक एम्प्लॉय को उसने बाहर भेजा था तो वहां पर रहने खाने पीने के लिए एम्प्लॉयर ने क्या दिया था? डेली अलाउंस। लेकिन ट्रांसपोर्ट वाले जब वही अलाउंस देते हैं अंदाजे से, एक्यूरेटली नहीं अंदाजे से देते हैं कि भाई अब हमें भी क्या बता यार कितना एम्प्लॉय है, कितना कितना रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, तो सरकार कह रही है ना तुम अपने ऊपर बर्डन लो, एक फिक्स अमाउंट जो भी तुम दोगे हम भी एक फिक्स अमाउंट एग्जेम्प्ट कर देंगे। मतलब सरकार कह रही है कि देखो देखो डेली अलाउंस जब देते ना तो वहां पे प्रॉपर पूरी चेकिंग होती है कि भाई तुम्हारा कितना खर्चा हुआ और उस हिसाब से जो है पेमेंट वगैरह की जाती है। मतलब जो खर्चा वगैरह देते हैं वो प्रॉपर पूरा कैलकुलेट होता है हर एक एम्प्लॉय के लिए। लेकिन आउटस्टेशन अलाउंस में क्या है होता है, यहाँ पर भी होगा, लेकिन अगर मान लो एम्प्लॉयर जो है हर एक एम्प्लॉय के लिए अगर एक एक के लिए कैलकुलेट करना बैठ जाए तो वो बड़ी दिक्कत होगी। उन्होंने तो एक फिक्स अमाउंट पहले से तय कर रखा होता है, भाई इतना अमाउंट दे देंगे, मतलब वो अंदाजे की बेसिस पे दे देते हैं। तो सरकार कह रही है हम भी ना, हमारे पास भी टाइम नहीं है कि हम चेक करें कि तुम्हारे एम्प्लॉय ने कितना खर्चा किया कितना नहीं किया, तुम्हारे तो इतने सारे एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉय बाहर जा रहा है तो तुम्हारा तो इतना सारा, हमारे पास भी टाइम नहीं है, हम भी अंदाजे से एग्जेम्प्ट कर देंगे। और एग्जेम्पशन बेटा कितनी, जितना भी अमाउंट आपको मिला है अपने एम्प्लॉयर से इस अलाउंस के नाम का, सरकार कह रही है हमने दिल बड़ा कर रखा है 10,000 की तो मॉनेटरी लिमिट पर मंथ है और 70% ऑफ द अलाउंस रिसीव्ड व्हिचएवर इज लोअर।
इसको हम एग्जेम्प्ट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। एक बार जरा पढ़ो इसको क्या लिखा है, देखो यहां पर क्या लिखा है, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग हिज ड्यूटी। अब आप जरा एक बात बताओ, एक एम्प्लॉय जब दूसरे शहर पहुंच गया, अब वहां पे वो अपना पर्सनल, बेसिकली वो अपने पर्सनल नीड्स को तो पूरा कर रहा है कि वहां पे वो खुद खाएगा, भी खाना तो बने नहीं खाएगा क्या, बाहर जाएगा उसको देखना पड़ेगा, घर का खाना बेचारा नहीं खा पाएगा, बाहर का ही खाना खाएगा, वो उसकी पर्सनल नीड है, उसको रहने का भी इंतजाम करना पड़ता है। अगर वो अपने ही शहर में होता तो अपने घर में रहता, लेकिन अब बाहर रहना पड़ेगा, कन्वीनियंस उसको नहीं मिलेगी वहां, मतलब उसको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा रहने का इंतजाम, मतलब वो अपनी पर्सनल नीड को पूरा कर रहा है ऑन ऑफिशियल ड्यूटी। अगर उसकी पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए, उसकी ऑफिशियल ड्यूटी पर पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए अगर हम अलाउंस देते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, आउटस्टेशन अलाउंस। और ये कितना एग्जेम्प्ट होता है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 70% ऑफ द अलाउंस रिसीव्ड और 10,000 पर मंथ। इसका मतलब साल का बेटा कितना हो गया, साल का ध्यान रखे 1,20,000 होता है, साल का कितना होता है, 1,20,000 होता है। और एग्जाम्पल के लिए मान लो सपोज हमें ना अपने एम्प्लॉयर से 20,000 रुपये महीना मिलता है, किस नाम से, आउटस्टेशन अलाउंस से 20,000 महीना मिलता है। अगर मान लो 20,000 महीना मिलता है, मैं सिर्फ एक ही महीने की बात कर रहा हूं, तो बेटा उसका कितना परसेंट लेना है, 70%। कितना परसेंट लेना है, 70%। और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे एम्प्लॉयर से 20,000 मिल रहा है तो उसका 70% बेटा कितना होता है, 14,000। लेकिन सरकार कह रही है हम मैक्सिमम भाई 10,000 का एग्जेम्पशन दे पाएंगे, और वो इसलिए यहां पर लोअर कितना है, 10,000 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इसका मतलब बेटा एम्प्लॉयर से मिला कितना है, 20,000 रुपए। एचआरए आउटस्टेशन अलाउंस रिसीव कितना है, 20,000 पर मंथ, ध्यान रखें। और एग्जेम्पशन कितना मिल जाएगा हमें इसमें से, 10,000 रुपीज का। तो टैक्सेबल कितना होगा, 10,000 महीना, मतलब साल का 1,20,000 रुपए जो है वो क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा मान लो सपोज हमें ना अपने एम्प्लॉयर से मिला ही 10,000 है, एम्प्लॉयर से मिला ही कितना है, एम्प्लॉयर से मिला ही 10,000 रुपए है, तो 10,000 का 70% कितना होता है, 10,000 का 70% होता है 7,000 रुपए। और 10,000 तो यहां पर हमारी एक फ्लैट अमाउंट है, दोनों में से लोअर कितना है, 7,000। तो इस बार एग्जेम्प्ट कितना होगा, 7,000 रुपीज। इसका मतलब 10,000 रुपए मिले हैं, 7,000 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, तो टैक्सेबल बेटा कितना होगा, 3,000 महीना टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। अब ना यहां पर बेटा एक आध छुटपुट बातें हैं जो ध्यान रखने वाली होती हैं, और वो क्या है, आओ जरा एक बार चेक करें। कह रहा है अबव एग्जेम्पशन इज अलाउड ओनली इफ एम्प्लॉय इज नॉट इन रिसीट ऑफ डेली अलाउंस। इसका क्या मतलब बताता हूं अभी। और उसके बाद हमने यहां पर देखा इफ एनी ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज पेड आउटस्टेशन अलाउंस एज वेल एज डेली अलाउंस, इन सच अ केस entire outstation allowance is taxable, entire outstation allowance is taxable, however daily allowance will be exempt। अब इसका क्या मतलब बेटा, पहले ध्यान से सुन लो। अब देखो सबसे पहले तो एक बात दिमाग में आएगी कि सपोज मान लो सर हमारी एक सीएस फॉर्म है और हमारे एम्प्लॉयर ने हमको दिया है आउटस्टेशन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। ये बेटा अलाउंस सिर्फ किसके लिए है, ओनली फॉर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब ये कि ये अलाउंस सरकार कह रही है हम रिकॉग्नाइज सिर्फ उन्हीं के लिए करेंगे जिनका ट्रांसपोर्ट का काम है। जो नॉन ट्रांसपोर्ट कंपनी है उनके थोड़ी एम्प्लॉय रोज बाहर जा रहे हैं, यहां तो मजबूरी है ना, रेलवेज के जितने एम्प्लॉय हैं बेचारे रोज उनको बाहर, उनको तो सोचो कितनी इनकन्वीनियंस है। उस ट्रेन में बैठा हुआ हर एक स्टाफ, खासकर जो लॉन्ग रूट ट्रेन होती हैं, कितने कितने दिन के लिए वो बेचारे अपने घरों से बाहर होते हैं। ऐसे ही फ्लाइट पर बैठा हुआ हर एक स्टाफ, और खासकर मान लो लंबी फ्लाइट है, मान लो वो अमेरिका जा रहे हैं या यूरोपियन किसी कंट्री में जा रहे हैं, तो भाई वहां पे कितने कितने दिन के लिए वो अपने घर से बाहर रहते हैं। उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, उनको वहां बाहर रह के फिर रहने खाने पीने का भी इंतजाम करना ही पड़ता है। तो वहां तो समझ में आता है, लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रैवल के बिजनेस में नहीं है, सरकार के लिए तुम ना डेली अलाउंस दो। फिर तुम तो कैलकुलेट कर पाओगे, तुम्हें अंदाजे से क्यों देना है, तुम डेली अलाउंस दो, क्योंकि तुम्हारे एम्प्लॉय भी कम होंगे जाने वाले, तुम डेली अलाउंस दो। तुमने अगर आउटस्टेशन अलाउंस से कुछ दिया नाम से, टैक्स नहीं, पूरा का पूरा टैक्स कर देंगे, 100% टैक्सेबल है। किसके लिए, नॉन ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए। पहले तो ये समझे। अच्छा अब आ जाओ ट्रांसपोर्ट वाली कंपनियां। ट्रांसपोर्ट वाली कंपनियां क्या कर रही हैं, अगर मान लो कोई ऐसी कंपनी है ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में जो है, वो मान लो आउटस्टेशन अलाउंस भी देती है अपने एम्प्लॉय को और डेली अलाउंस भी दे रही है। कौन सा, दोनों दे रही है, आउटस्टेशन भी डेली भी। अरे दोनों का ऑब्जेक्टिव तो सेम ही है। डेली अलाउंस याद करो क्यों दिया था, डेली अलाउंस क्यों दिया था, याद है, ट्रैवलिंग डेली मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। ट्रैवलिंग मतलब पहले बाहर काम था, उसके बाद डेली मतलब वहां पे बोर्डिंग लॉजिंग के लिए दिया है। अब जरा सोचो, जो डेली अलाउंस है वो क्यों दिया जाता था, ताकि बाहर एम्प्लॉय जो है जब बाहर गया है तो वो अपना रहने खाने पीने का देख सके। तो आप दोनों आउटस्टेशन अलाउंस भी तो वही होता है, वो भी तो अलग थोड़ी होता है। तो सरकार कह रही है भाई ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जितनी कंपनियां हैं, ध्यान रखो, तुम अगर आउटस्टेशन अलाउंस दे रहे हो तो डेली अलाउंस मत देना। दोनों का पर्पस तो एक ही है, दोनों दोनों के दे रहे हो। अगर दोनों दोगे ना तो दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट कौन सा होता है, डेली अलाउंस। डेली अलाउंस जो है ना प्रॉपर पूरा कैलकुलेट करके दिया जाता है, आउटस्टेशन अलाउंस थोड़ा अंदाजे से होता है। सरकार के लिए अगर आपने दोनों दिए
तो फिर आउटस्टेशन अलाउंस को फुल्ली टैक्सेबल कर देंगे, और डेली अलाउंस हालांकि वो तो एग्जेम्प्ट करेंगे बिकॉज वो एक ऑफिशियल अलाउंस होता है। तो यहाँ पर देखो यही बात लिखिए, जो बच्चे क्लास में आप देखो, आपको बेटा मैंने एक प्रॉपर चार्ट बनवाया था इसके लिए कि देखो अगर नॉन ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए ऐसे है, ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए ऐसे, मैंने प्रॉपर वहां पर एक आप देखो कि वर्किंग करवाई थी। फिलहाल अब क्योंकि रिविजन है इसमें ज्यादा बात नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी मैंने बहुत बात बोल दी है। अब यहाँ पे अगर देखें तो हम क्या कह रहे हैं, above exemption is allowed only if employee is not in receipt of daily allowance। अगर एम्प्लॉय को बेटा आउटस्टेशन और डेली दोनों मिल रहा है, आउटस्टेशन विल बी टैक्सेबल, 100% टैक्सेबल, हालांकि डेली अलाउंस को एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो लिखा है इफ एनी ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज पेड आउटस्टेशन अलाउंस एज वेल एज अलाउंस इन सच अ केस एंटायर आउटस्टेशन अलाउंस इज टैक्सेबल, हाउएवर डेली अलाउंस विल बी एग्जेम्प्ट। तो यहां पर बेटा हमारा एक और जो अलाउंस है वो होता है रिवाइज। ठीक है जी, चलिए बेटा अलाउंसेस का आखिरी डिस्कशन। अब देखो बेटा अलाउंसेस की ना लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है ना एम्प्लॉय को पता नहीं ना जाने कितने पर्पसेस के लिए पेमेंट कर सकता है। जितने मैंने अलाउंसेस आपके साथ डिस्कस किए, अगर उनके अलावा कोई और अलाउंस दिखे आपको, फुल्ली टैक्सेबल कर देना, किसी भी नाम से दिखे आपको। कुछ इंपॉर्टेंट और जो अलाउंसेस है मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन इन अलाउंसेस के अलावा जो मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस की है, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, उसका एग्जेम्पशन था 100 रुपए पर मंथ का। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, उसका एग्जेम्पशन था। अभी अभी आउटस्टेशन अलाउंस देखा हमने, एचआरए देखा, या ट्राइबल एरिया देखा, या अंडरग्राउंड अलाउंस देखा। जिसकी एग्जेम्पशन मैंने आपको मेंशन करवाई है, लिखवाई है, वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा बेटा आपको कोई भी अलाउंस किसी भी नाम से दिखे, फुल्ली टैक्सेबल। क्योंकि ना सरकार के लिए भी हमें क्या पता कि वो जो पेमेंट तुमने करी है अपने एम्प्लॉय को, उसने उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया भी है कि नहीं किया। इसलिए और कोई भी अलाउंस किसी भी नाम से दिया जाए, फुली टैक्सेबल कर देना। अब जो और दूसरे इंपॉर्टेंट अलाउंसेस हैं जो दे सकता है एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में, जैसे कि सपोज यहां पर पहला लिखा है मेडिकल अलाउंस, नाम ही आपको दिख रहा है मेडिकल, मतलब ये कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दिया है कि भाई वो अपने लिए या अपने जो भी उसके फैमिली मेंबर्स हैं उनके मेडिकल बिल पर खर्चा कर सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि मेडिकल बिल जो एक्चुअली में वो खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ, इसको ना ट्रेस कर पाना बड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए सरकार के लिए भी देखो, हम नहीं जानते कि तुम उसे कैसे दे रहे हो कैसे नहीं दे रहे, हम तो फुली टैक्सेबल कर देंगे। हाँ, मैं जब आगे जाके अभी आपको परकेसेट रिवाइज करवाऊंगा तो वहां पर ना मेडिकल फैसिलिटी होती है कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय का या उसके फैमिली मेंबर्स का इलाज करवा दिया, तो वहां पर कुछ एग्जेम्पशंस मिलते हैं, वहां पर कुछ छूटे हैं। लेकिन जहां तक अलाउंस की बात है, एनी पेमेंट मेड इन कैश, ध्यान रखना, एनी पेमेंट मेड इन कैश, कैश में पैसे दिए हैं और एम्प्लॉयर पूछता भी नहीं भी तुमने इस पे खर्चा किया कि नहीं किया, तो ऐसे केस में सरकार कह रही है अलाउंसेस जो है हम यहां पर थोड़ा सा रिजिड ही रखेंगे व्यू पॉइंट, और इसलिए फुल्ली टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो होता क्या ना, देखो मान लो सपोज एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, मान लो आप जानते हो भाई अगर एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को सपोज 50,000 महीना देने हैं, तो वो 50,000 महीना ही देता है। लेकिन फिर एम्प्लॉय ना रिक्वेस्ट कर लेगा, अच्छा देखो यार तुम हम एचआरए ना इतना एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो प्लीज मेरे जो सैलरी का नाम है थोड़ा सा एचआरए रख देना। मान लो 50,000 सपोज मेरे को सैलरी मिलनी है अपने एम्प्लॉयर से, ठीक है, और मेरा एम्प्लॉयर अगर मान लो पूरी की पूरी सैलरी बेसिक पे के नाम से दे देता है, या बोनस के नाम से दे देता है, या कमीशन के नाम से दे देता है, तो मेरे हाथ में तो बेटा फुली टैक्सेबल हो जाएगी। तो मैं अपने एम्प्लॉयर को क्या रिक्वेस्ट करूंगा, देखो एम्प्लॉयर तुम्हारा क्या जाएगा, तुम्हें 50,000 देने हैं, तो तुम ना ऐसा करना, इसमें से ना 2400 रुपए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नाम से दे देना कि मेरा जो है इसमें एग्जम्पशन मिल जाएगा। कुछ पेमेंट आप हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस के नाम से कर देना, कुछ पेमेंट आप एचआरए के नाम से कर देना, तो मुझे ना हर एक अलाउंस में कुछ कुछ क्या मिल जाएंगी, एग्जम्पशन मिल जाएंगी। सर एम्प्लॉयर कहेगा मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो मेडिकल बिल नहीं भी हुआ ना, तो भी एम्प्लॉय क्या बोलेगा, यार तुम मेडिकल अलाउंस दे दो। अगर मान लो इस पर कुछ छूट मिलती होती तो सरकार के लिए देखो मेडिकल फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करी है एम्प्लॉयर ने इलाज कराया तुम्हारा या तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर का, तो हम छूट दे देंगे। लेकिन जहां तक अलाउंस का सवाल है, फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद सर्वेंट अलाउंस, एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को एक अलाउंस देता है सर्वेंट अलाउंस के नाम से, कि एम्प्लॉय जो है मान लो अकेला रह रहा है, फैमिली उसकी दूसरे शहर में और वो दूसरे शहर में जॉब करने के लिए आया है, तो उसको जो है ना ऐसा ना हो कि वो घर के कामों के चक्कर में सुबह कभी बोले कि मैं इसलिए लेट आया हूँ कि मैं कपड़े धो रहा था या खाना बना रहा था या ये कर रहा था वो कर रहा था। एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है, भाई मैं तुझे ये पैसे दे रहा हूँ, तुम घर में मेड वेड लगवा लेना और टाइम पे आना सुबह सुबह ऑफिस, ठीक है ना, ये मत बहाना बताना कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा वो काम करना पड़ेगा। तो सर्वेंट अलाउंस के नाम से दे दिया। ऐसे ही सिटी कंपनसेटरी अलाउंस होता है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस जैसे कि आप नाम ही देख रहे हो कि एम्प्लॉय की ना बेटा हमने पोस्टिंग अब किसी बड़े शहर में कर दी। अभी एम्प्लॉय जो है मान लो कि सपोज किसी टियर 2 टियर 3 सिटी में अभी जॉब कर रहा था और हमने उसकी पोस्टिंग कर दी अब किसी बड़े शहर में। फॉर एग्जाम्पल मान लो यूपी में सपोज सीतापुर में या शाहजहांपुर में या किसी ऐसे छोटे शहर में जहां पर जो है कम कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वहां से हमने उसकी पोस्टिंग जो है शिफ्ट करके मतलब वहां से ट्रांसफर कर दिया उसका, और से यूपी के बड़े शहर लखनऊ में भेज दिया।
या फिर अभी एम्प्लॉय मान लो यूपी के आगरा में जॉब कर रहा था, हमने उसको दिल्ली में भेज दिया, दिल्ली में पोस्टिंग कर दी। या फिर अभी किसी महाराष्ट्र के किसी छोटे से शहर में काम कर रहा था, उसको मुंबई में पोस्टिंग करा दी। मतलब कहने का ये है कि बड़े शहर में पोस्टिंग करा दी। बेटा जैसे किसी टीयर 3 या टीयर 2 से सीधा किसी मेट्रो सिटी में अगर मान लो आप रहने लगते हो, सीधा सीधा खर्चा डबल हो जाता है, सीधा खर्चा डबल होता है, बिल्कुल वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ऐसे तेजी से भागती है। इसलिए एम्प्लॉय क्या बोलेगा, भाई तुम मुझे अब बड़े शहर भेज रहे हो, तो बड़े शहर भेज रहे हो तो वहां के खर्चे भी तो बढ़ जाएंगे, मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए। तो एम्प्लॉयर क्या बोलता है, ठीक है तुम्हें सिटी कंपनसेटरी अलाउंस के नाम से हम एक अलाउंस दे देंगे। अलाउंसेस मतलब बेटा कैश में पेमेंट, कैश में पेमेंट। पर्पस जो है लिखे हुए हैं आगे आगे, फुली टैक्सेबल है ये सारे। टिफिन अलाउंस, लंच अलाउंस, डिनर अलाउंस। जैसे मैंने कहा कि मान लो एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को इसलिए पेमेंट कर रहा है कि भाई मान लो जैसे अपने घर से दूर है, दूसरे शहर में रह रहा है, अब वो खाना वाना कैसे बनाए, तो उसने बोला भाई ये ले तू पैसे पकड़, और टिफिन अलाउंस मतलब घर में कोई टिफिन विफिन लगवा ले, सुबह सुबह तेरे को दे जाएगा, वही टिफिन तू ले आइयो यहाँ पर, घर में डिनर भी तेरा रात में टिफिन दे जाएगा वो, मतलब टिफिन अलाउंस वगैरह। मतलब टिफिन अलाउंस बोलो, लंच अलाउंस बोलो, डिनर अलाउंस बोलो, किसी भी नाम से बोलो भाई, कोई भी नाम हो, टैक्सेबल है, फुली टैक्सेबल। ओवर टाइम अलाउंस, एम्प्लॉय अपना पर्सनल टाइम छोड़कर, पर्सनल जो चीजें उसको छोड़कर वो हमारे ऑफिस में बेचारा रात को 10-10 11-11 बजे तक बैठा रहता है। कभी कभी संडे भी आ जाता है काम करने के लिए, जब कभी ऑफिस में काम ज्यादा होता है। तो जब उसके उसके फैमिली टाइम को हम ले रहे हैं, तो उसके सेक्रीफाइस को हम ऑफ कोर्स रेम्यूनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओवर टाइम अलाउंस। सरकार के लिए किसी भी नाम से दे दो, फुल्ली टैक्सेबल। प्रोजेक्ट अलाउंस, मान लो किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए हमने एम्प्लॉय को भेजा, तो उस नाम से कोई दे दिया तो प्रोजेक्ट अलाउंस। किसी भी और नाम का कुछ लिखा हुआ हो, ध्यान रखिए फुली टैक्सेबल। जैसे कि सपोज मान लो यहाँ पे एग्जांपल में नहीं दिए, जिन्होंने मुझे क्लासेस में आपको याद होगा, रेगुलर क्लासेस मैंने आपको किसी एक क्वेश्चन में, मैंने जानबूझ के यहाँ लिखवाया नहीं था, क्वेश्चन में आया था उसका जिक्र, स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस। क्या नाम से आया था, स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस। अब स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस पहली बार सुन रहे हो आप, ठीक है, अगर कोई अलाउंस पहली बार सुनो फुली टैक्सेबल कर देना। लेकिन मैंने आपको स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस का एक एग्जांपल दिया था। स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस का एग्जांपल क्या दिया था, मान लो सपोज एक डॉक्टर के पास ना एक कंपाउंडर काम करता है, ठीक है, डॉक्टर है, कंपाउंडर काम करता है। अब वो जो डॉक्टर का क्लिनिक है वो मान लो सुबह 3 घंटे खुलता है, शाम को 3 घंटे खुलता है, और 1 घंटा उसको बोलता है भाई पहले आना, मतलब 4 घंटे सुबह की जॉब है उसकी, सुबह 8 से लेकर 12 तक बुलाता है कंपाउंडर को, और शाम को फिर 6 से लेकर 10 तक बुलाता है। अब कंपाउंडर कह रहा है यार तुमने तो मेरे 8 घंटे 2 बार स्प्लिट कर दिए, मैं ना सुबह का टाइम अपने पर्सनल कामों के लिए यूज कर पाता हूँ, ना शाम का, मेरे को लगता है पूरे दिन ही ऑक्यूपाइड हूँ। 4 घंटे सुबह बुला रहे हो, 4 घंटे शाम को बुला रहे हो, ऐसा क्या मतलब भाई, एक ही बार बुला लो। लेकिन अब डॉक्टर का काम ही ऐसा है, आपने देखा होगा 4 घंटे डॉक्टर सुबह बैठता है, 4 घंटे शाम को बैठता है। तो आपने अपने एम्प्लॉय के ड्यूटी को स्प्लिट कर दिया, और इसलिए उस वजह से उसको जो इनकन्वीनियंस हो रही है उसके लिए तुमने एक स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस दे दिया। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसे ना अलाउंसेस और भी बड़े नामों से दिए जा सकते हैं, जिनका जिक्र हमारा क्लास में हो गया है। तो जितनी जितनी हमने एग्जाम्पशंस पढ़ी है उस हिसाब से दे देना, और अगर मान लो जिसका जिक्र नहीं है फुली टैक्सेबल उठा के कर देना, किसी भी नाम से दिया हुआ हो। ठीक है जी। अब बेटा हमने ना सारे अलाउंसेस को रिवाइज कर लिया है, अब सिर्फ हमारा एक ही अलाउंस को रिवाइज करना रह गया, और वो है एंटरटेनमेंट अलाउंस। और क्योंकि ना उसका कनेक्शन एक डिडक्शन के साथ है, इसलिए मैंने उसको भी होल्ड पे रखा है। तो अभी मैं डिडक्शंस रिवाइज करवाऊंगा तो उसके साथ वो वाला अलाउंस भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, ये इनकम अंडर द हेड सैलरी जो है, मोटे मोटे तौर पर हम कुछ ऐसी स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें से हमने बेसिक पे देख लिया बेटा फुली टैक्सेबल होता है, पहला पहला बेसिक पे फुली टैक्सेबल, डीए फुली टैक्सेबल, बोनस फुली टैक्सेबल, कमीशन फुली टैक्सेबल। अलाउंसेस हमने बेटा बड़े सारे देख लिए, सारे अलाउंसेस हमने देख लिए। और अलाउंसेस जो है डिपेंड करता है बेटा किस पर्पस के लिए है, तो अलग अलग अलाउंसेस की अलग अलग टैक्सेबिलिटी हमने देखी है ना। तो हम देखें तो हमने लगभग ये जो है, ये डिस्कशन हमारा जो है रिवाइज हो चुका है, ये डिस्कशन हमने अभी तक जो है रिवाइज कर लिया है। अब हमें आगे बढ़ना है, और अब मुझे वैसे तो बेटा स्टार्ट करना है परक्विजिट्स को, लेकिन परक्विजिट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या कर रहा हूं आपके साथ, मैं आपके साथ ना ये डिडक्शंस को डिस्कस कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को ये सब दे सकता है। हमने अभी तक सिर्फ कहां तक बात करी है, हमने इतनी बात करी है। अभी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को परक्विजिट भी देगा, लीव सैलरी, वीआरएस, रिट्रेंचमेंट, प्रोविडेंट फंड, बहुत कुछ दे सकता है, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट्स और परक्विजिट्स अभी हमें मेनली डिस्कस करने हैं। ये सब कुछ जब हम जोड़ देते हैं तो क्या आता है, ग्रॉस सैलरी। ये सब कुछ जब जोड़ देते हैं तो क्या आता है, ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी में से 3 डिडक्शंस माइनस करना अलाउड है। वो 3 डिडक्शंस मैं अब आपके साथ पहले डिस्कस कर रहा हूं, और वो जब आ जाएगा तो उसके बाद जो हमारा नेट फिगर आता है उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, इनकम अंडर द हेड सैलरी। हम उसको क्या बोलते हैं, इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो मैं अब आपके साथ पहले ये डिडक्शंस को रिवाइज कर रहा हूं, और उसके बाद फिर हम अपने परक्विजिट्स का रिवीजन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, जब आप हाउस प्रॉपर्टी हेड पढ़ते हो तो वहां पर भी ना सरकार हमें कई सारे जो है डिडक्शंस वगैरह देती है, वहां पर भी हम देखेंगे, वहां पर भी डिडक्शंस मिलते हैं।
ऐसे ही जब हम बिजनेस प्रोफेशन हेड पढ़ते हैं तो वहां पर तो बेटा हमारा प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और वहां पर हम अपने सारे के सारे खर्चे जो है पीएनएल अकाउंट में डेबिट मार देते हैं, मतलब वहां पर भी हमें खर्चे माइनस करने को मिलते हैं। देखो हमारा बेटा सब्जेक्ट का नाम क्या है, इनकम टैक्स। टैक्स हमेशा इनकम पे निकलता है, और हमारी अगर जो भी रेवेन्यूज आती हैं उसमें से खर्चे माइनस करना अलाउड होता है। लेकिन बेटा अगर मान लो कहीं पे कोई जॉब कर रहा है, तो आप जरा एक बात सोच के बताओ, जॉब अगर मैं कर रहा हूं तो मेरे बेटा ऐसे तो कोई खर्चे होते नहीं, वहां मैं जाता हूं, हर महीने मुझे फिक्स सैलरी मिल जाती है। जॉब पर जाने से सिर्फ आपका कोई खर्चा होता है ना, तो सिर्फ वो एक ही खर्चा होता है, और वो भी सिर्फ ऑफिस से घर जाना, घर से मतलब घर से ऑफिस जाना, और ऑफिस से वापस घर आना। मतलब आप सिर्फ कम्यूट करते हो, इसके अलावा आपका कोई और खर्चा नहीं होता। वहां एक बार जैसे आपने अपने दफ्तर में पैर रखा, मतलब अपने ऑफिस में पैर रखा, उसके बाद सारे खर्चे जो है आपका एम्प्लॉयर ही बेयर करता है। नहीं, आप अगर ध्यान से देखो तो जब मैं जॉब करता हूं तो मेरे कोई बहुत ज्यादा खर्चे होते नहीं है, इसलिए ना यहाँ पर डिडक्शंस जो है वो लिमिटेड है, डिडक्शंस जो है यहाँ पर लिमिटेड है। लेकिन बिजनेस प्रोफेशन जब हम हेड पढ़ते हैं वहां तो बेटा प्रॉपर पीएनएल अकाउंट बनता है, और वहां पर तो हम अपने सारे जो जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंसेस सबके सब डेबिट कर सकते हैं, अपने रेवेन्यूज में से सारे खर्चे मैनेज करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट आता है उसी पे ही टैक्स देते हैं। लेकिन सैलरी में हमें अपने एम्प्लॉयर से जो भी मिलता है सब कुछ जोड़ने के बाद हम कहते हैं ग्रॉस सैलरी आता है, और फिर ग्रॉस सैलरी में से हम 3 डिडक्शंस जो है वही सिर्फ माइनस कर सकते हैं, और ये माइनस करने के बाद जो आता है इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम अंडर द हेड सैलरी। अब वो 3 डिडक्शंस में सबसे जो कहें कि इंपॉर्टेंट डिडक्शन रहता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन, सरकार कह रही है तुम्हें है ना, हम एक स्टैंडर्ड अमाउंट जो है वो माइनस करना अलाउ कर रहे हैं, और वो स्टैंडर्ड अमाउंट बेसिकली अगर मैं बताऊं तो 50,000 रुपए है ओल्ड रिजीम में, और 75,000 रुपए है न्यू रिजीम में। इसका मतलब ये कि हमारी जो भी ग्रॉस सैलरी आएगी उसमें से हम जो पहली डिडक्शन माइनस करते हैं उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन। और वो कितना मुझे माइनस करना अलाउड है, 50,000 रुपीज। और जरा मैं आपको प्रोविजन जो मैंने लिखवाए थे क्लास में उससे एक बार रिवाइज करवाता हूं। अब देखो बेटा ये रही पहली हमारी डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब जो बेटा ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये एक फ्लैट अमाउंट हमें माइनस करना अलाउ होता है, और वो फ्लैट अमाउंट कितने रुपए का है, 50,000 का। और ये अमाउंट ध्यान रखे बेटा किससे ज्यादा नहीं हो सकता, हमारी ग्रॉस सैलरी से। अरे भाई वैसे अभी एक बात बताओ ना बेटा, आज के टाइम पर क्या आपको कोई ऐसा एम्प्लॉय दिखेगा जिसकी सैलरी महीने की 4,000 भी ना हो? भाई मैं कहता हूं अगर मुझे अपने ऑफिस के लिए अगर ऑफिस बॉय भी रखना है तो वो भी बेटा स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ 10,000, 8, 9, 10, 11,000, 12,000 हो चुकी है। तो इसका मतलब आज के टाइम पर आपको 1-1.5 लाख रुपए से महीने साल का, इससे कम तो बेटा कोई एम्प्लॉय मिलेगा भी नहीं। तो यहां पर क्या लिखा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए और एन अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस शेल बी अलाउड। इसका मतलब अगर हमारी ग्रॉस सैलरी सिर्फ 40,000 है, हाइपोथेटिकल केस है, तो 40,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। 30,000 है, 30,000 मिल जाएगा। लेकिन अगर 50 से ज्यादा है तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, अगर हमने कौन सी रिजीम ऑप्ट करी है, ओल्ड रिजीम। और अगर हमने न्यू रिजीम ऑप्ट कर ली, जिसे हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम भी बोलते हैं, तो वहां पर यही अमाउंट जो है वो कितने रुपए का है, 75,000 रुपीज का है। अब देखो बेटा वैसे तो क्या होता है, न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में अगर हम देखें तो फर्क किस चीज का है, ओल्ड रिजीम के टैक्स रेट ज्यादा हैं। अगर आपको बेटा बेसिक्स वाला टॉपिक याद हो जो हमने स्टार्ट में क्लास में किया था, ओल्ड रिजीम में टैक्स के रेट ज्यादा होते हैं। क्योंकि वहां पे टैक्स के रेट ज्यादा होते हैं इसलिए वहां पर डिडक्शन एग्जाम्पशन वगैरह मिलती है। लेकिन जब हम बात करते हैं न्यू रिजीम की, तो वहां पर बेटा टैक्स के रेट्स कम होते हैं, इसलिए वहां पर कई सारे एग्जाम्पशन और डिडक्शन जो है विड्रॉ हो जाते हैं। मतलब वहां पर हमें कम रेट्स का अगर फायदा लेना है तो हमें कई सारे बलिदान देने पड़ते हैं। जैसे कि एक बलिदान कौन सा, जैसे मैंने कहा अभी मैंने आपको जो पढ़ा है सारे अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन वगैरह, हॉस्टल वाला, ये सारे अलाउंसेस का जो बेनिफिट है, मतलब जो एग्जाम्पशन है, न्यू रिजीम में नहीं मिलेगी। मैं लास्ट में आपको लिखवा दूंगा वो कौन कौन से रिजीम है, वो नहीं मिलती। ऐसे ही जब हम मान लो बात करते हैं डिडक्शंस की, जो कि 80C से लेकर 80U तक होती हैं, उन डिडक्शंस का भी आप देखोगे एक आध वर्दी छोड़कर बाकी सारे डिडक्शंस का बेनिफिट न्यू रिजीम में नहीं मिलता। और सरकार न्यू रिजीम में बेनिफिट क्यों नहीं देती, क्योंकि वहां पे टैक्स के रेट्स कम है। सरकार कह रही है या तो तुम एग्जाम्पशन ले लो, ठीक है, लेकिन तुम्हें ज्यादा रेट से टैक्स देना पड़ेगा, और या तो एग्जाम्पशन विड्रॉ कर लो, तुम्हें कम रेट से टैक्स देना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली तो क्या होता है कि एक असेसी जो होता है दोनों दोनों तरीकों से, मतलब ओल्ड और न्यू रिजीम दोनों से अपनी इनकम कंप्यूट करके देखता है, जो उसको बेहतर लगती है वो वाली रिजीम को ऑप्ट कर लेता है। लेकिन जब ये न्यू रिजीम नई नई आई ना, तो बहुत सारे लोगों ने इस रिजीम को ऑप्ट ही नहीं किया, बहुत कम लोगों ने ऑप्ट किया। सरकार जो है उसको लगा यार बताओ यार नई रिजीम ने लॉन्च करी, कोई ऑप्ट ही नहीं कर रहा है। तो ज्यादा लोगों को इस रिजीम में लाने के लिए सरकार ने एक लालच दिया। वैसे ध्यान रखिए बेटा बेनिफिट कम किए जाते हैं, लेकिन ये बेनिफिट दिया गया, एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया। और कितने का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया, यहाँ 50, यहाँ 75, बस लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि एटलीस्ट जो सैलरीड क्लास है वो तो न्यू रिजीम की तरफ ऑप्ट करे। और आज के टाइम पर अब सही बताऊं तो न्यू रिजीम में क्योंकि सरकार ने कई सारी चीजें बेनिफिट वगैरह देने शुरू किए, तो नई रिजीम आज के टाइम पर बहुत सारे लोग ऑप्ट करते हैं।
तो हमारी पहली डिडक्शन कौन सी होगी बेटा? ग्रॉस सैलरी में से पहली डिडक्शन हमारी होगी जो है 50,000 की, अगर हमने ओल्ड रिजीम ऑप्ट किया है, 75,000 रुपीज अगर हमने न्यू रिजीम ऑप्ट किया है। अगली बेटा जो हमें डिडक्शन यहाँ पर मिलती है वो मिलती है एंटरटेनमेंट अलाउंस को लेकर। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो ये बात यहाँ पर ना, जैसे ही आप ये अलाउंस का नाम सुनेंगे तो दिमाग में पता है क्या आता है कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को शायद मूवी वगैरह देखने के लिए, बाहर शायद कोई आउटिंग वगैरह, कोई घूमने उमने के लिए शायद ये अलाउंस दिया है। ऐसा बेटा बिल्कुल भी नहीं है, इसके नाम पे बिल्कुल नहीं जाना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि नाम से लग रहा है कि ये शायद जनरल एंटरटेनमेंट है, लेकिन ये जनरल एंटरटेनमेंट नहीं है। ये अलाउंस बेसिकली दिया जाता है ताकि जो हमारा एम्प्लॉयर, जो हमारा एम्प्लॉय है, जो कि हमारे क्लाइंट्स को हैंडल करता है, उसको वो ना एंटरटेन कर सके ठीक से। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, सपोज आप किसी गाड़ी के शोरूम में जाते हो, ठीक है, और गाड़ी के शोरूम में जाते हो और वहां पर जो है आपको कोई गाड़ी सिलेक्ट करनी है, या फिर मान लो आप किसी सुनार के यहाँ जाते हो, एक बड़ा ज्वेलर है वहां जाते हो और वहां पर आपको कोई ठीक ठाक ज्वेलरी लेनी है। जब उसको पता लगेगा ना कि आप सच में एक जेन्युइन बायर हो, आप सच में कुछ खरीदना चाहते हो और पता है भाई महंगा सामान ही है, भाई चाहे सोना खरीद लो चाहे गाड़ी खरीद लो, भाई ठीक ठाक डिसेंट अमाउंट ही आप दे के आओगे, तो सामने वाला ना फिर आपको अच्छे से एंटरटेन करेगा। वो हो सकता है आपको कॉफी वगैरह पूछे, चाय वगैरह पूछे, और जो भी आप डिमांड रखे तो शायद वो आपको अच्छे से आपको एंटरटेन करेगा। लेकिन ये जो आपके लिए चाय कॉफी वगैरह सब आएगा, ये बेटा जो है ऑफ कोर्स खर्चे पे आएगा। अगर मान लो हमारे ऑफिस में इसका अरेंजमेंट नहीं है तो एम्प्लॉय जो है वो बाहर से मंगवाएगा आपके लिए ये सब चीजें। लेकिन वो एम्प्लॉय कर क्या रहा है? अपने एम्प्लॉयर के एंटरटेनमेंट के लिए खर्चा कर रहा है, कि उसको एंटरटेन कर रहा है, कि वो क्लाइंट जो है खुश होकर जाए और कुछ खरीद के लेके जाए, इसलिए वो आपको ये सारी चीजें ऑफर कर रहा है। ऐसे मान लो किसी बैंक में जाओ और आप बैंक को बोलो कि मुझे 2 करोड़ की एफडी खुलवानी है, बेटा बैंक का मैनेजर जो है आपसे बिल्कुल पर्सनली बात करेगा और जितना टाइम आप मांगोगे उतना टाइम देगा आपको, और साथ में आपके लिए जो भी आप स्नैक्स वगैरह कॉफी जो भी बोलोगे वो सब भी आ जाएगा आपके लिए। अब मुझे बताओ, ब्रांच मैनेजर जो है वो आपको जो ये स्नैक्स और कॉफी वगैरह ऑफर कर रहा है, क्या उसका खुद का उसमें पर्सनल हित है कि अपने एम्प्लॉयर का? बेसिकली मान लो एचडीएफसी बैंक का वो ब्रांच मैनेजर है, तो एचडीएफसी बैंक ने उसको ये पैसा दिया होगा ना। क्यों दिया होगा? ताकि वो एचडीएफसी बैंक का जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है उसको ठीक से एंटरटेन करे। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस बेसिकली वो वाली एंटरटेनमेंट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर एंटरटेनमेंट अलाउंस का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयर है वो अपने एक ऐसे एम्प्लॉय को जो कि क्लाइंट से मिलता है, और जब क्लाइंट आएंगे तो उसको भाई उसको एक कर्टसी की तरह चाय कॉफी वगैरह पूछना पड़ेगा, तो वो जो उसको ऑफर करेगा अपने क्लाइंट को, तो वो उसके लिए पैसा देते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है, बाकी हमने रेगुलर क्लास में इसके ऊपर और भी अच्छे से बात करी ही थी, लेकिन हाँ ये बेसिकली बेटा मेन मोटे मोटे तौर पर यही मतलब होता है। अपना ये ध्यान रखिए बेटा, फुल्ली टैक्सेबल होता है। ये क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल होता है। मतलब जहां तक बात अलाउंस की रिसीव करने पर है, मान लो मुझे अपने एम्प्लॉयर से मुझे मिला मान लो 20,000 रुपए का एक एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला, सरकार कह रही है पहले तो बेटा अपने पूरे के पूरे ग्रॉस सैलरी में इसको फुल्ली टैक्सेबल करवाना है, मतलब पहले सैलरी में इसको इंक्लूड करना है और उसके बाद फिर डिडक्शन मिलेगी। और डिडक्शन मिलने का तरीका बेसिकली यहां पर दे रखा है, और ध्यान रखें बेटा डिडक्शन भी सिर्फ किसको मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ सरकारी एम्प्लॉइज को। मतलब ये डिडक्शन जो है प्राइवेट एम्प्लॉइज को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलेगी। इसका लॉजिक मैं आपको देता हूं अभी क्यों ऐसा, लेकिन ये सिर्फ उसको मिलेगी। ध्यान से मेरी बात को सुने। सबसे पहले बेटा मैंने कहा ये वाला अलाउंस भी फुल्ली टैक्सेबल है। अभी हमने अलाउंसेस को लेकर बात करी, ये वाला अलाउंस मैंने तब इसलिए डिस्कस नहीं किया था क्योंकि इसका जो कनेक्शन है वो इस डिडक्शन के साथ है। अगर हमें एक एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है तो पहले मिलता किस लिए है? ताकि जो एम्प्लॉयर है ना मेरा, उसके क्लाइंट्स आते हैं। अब जैसे मान लो जब मैं जॉब कर रहा था तो मैं एक इंटरनेशनल टैक्सेशन जॉब में था जब मैं जॉब कर रहा था। हालांकि मैंने बहुत कम टाइम में जॉब करी, टीचिंग ही कर रहा हूँ पिछले 16-17 साल से, लेकिन जो भी मैंने 1-2 साल जॉब करी तो मैं शुरुआत में एक इंटरनेशनल टैक्सेशन फर्म के साथ था, और हमारे ज्यादातर क्लाइंट ना जापानीज क्लाइंट थे, ज्यादातर जापानीज क्लाइंट थे। अब आप जरा सोचो, जापानी क्लाइंट आ रहे हैं हमारे ऑफिस में, तो जो भी हमारे उस टाइम पे जो सीनियर जो बॉसेस होते थे, उनको ना जो एम्प्लॉयर है कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता था, समझ लो एंटरटेनमेंट अलाउंस, ताकि वो जो जापानीज क्लाइंट आया है उसको अगर कुछ अच्छे से वो कर्टसी के तौर पर कॉफी चाय वगैरह सुशी वगैरह जो भी वो खाएगा वो मंगवा के दें उसको, क्योंकि अच्छा खासा रेवेन्यू देते हैं वो। भाई आप मानो इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो है ना, अगर मान लो हमारी कोई इंटरनेशनल फर्म है, इंटरनेशनल टैक्स की फर्म है, और हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो जापानीज अमेरिकन यूरोपियन है, तो मान के चलो बेटा जितना आप नॉर्मल इंडियन क्लाइंट से आप जो रेवेन्यू लेते हो ना, कम से कम 10 गुना रेवेन्यू मिलता है वहां से, 5 से 10 गुना रेवेन्यू मिलता है। इतना जबरदस्त वो रेवेन्यू आता था उनका। अब जरा सोचो, अगर इतना हाई पेइंग क्लाइंट है तो क्या कर्टसी के तौर पर उसको आप ऑफर नहीं करोगे? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर मिलता है तो पहले तो इस बात को ध्यान रखिए बेटा, फुल्ली टैक्सेबल, हमारी इनकम में इसको है ऐड कर देंगे, फुल्ली टैक्सेबल है। उसके बाद फिर डिडक्शन मिलेगी, लेकिन डिडक्शन देने से पहले ये जरूर चेक कर लेना कि जो ये अलाउंस मिला है क्या ये एक सरकारी एम्प्लॉय को मिला है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है। अगर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर होगा तो उस केस में उसको डिडक्शन मिल जाएगा।
प्राइवेट एम्प्लॉय को क्यों नहीं मिलता? इसका मिसयूज बेटा बड़ा हुआ था, मैं अभी बताता हूँ ऐसा क्या हुआ था, लेकिन फिलहाल मिसयूज हुआ था, इस करके प्राइवेट एम्प्लॉयज को नहीं मिलता, सिर्फ किसको मिलता है? सरकारी एम्प्लॉय को। और कितना मिलता है? ये तीन में से लीस्ट अमाउंट। बेसिक पे का 20% पहले लिखो, 5,000 रुपए लिखो, और एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव लिखो। मतलब जितना आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है वो, बेसिक पे का 20% और 5,000 रुपए की कह सकते हो कि एक मॉनेटरी लिमिट दे रखी है 5,000 की, एक स्टैट्यूटरी लिमिट है। मतलब ये कि 5,000 से ज्यादा तो आपको जो डिडक्शन मिल ही नहीं सकता। मैक्सिमम डिडक्शन मिल ही कितना सकता है? ओनली 5,000 रुपीज। ठीक है, लेकिन यहां पे देखो क्या लिखा है, नो डिडक्शन इज अलाउड इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। नो डिडक्शन इज अलाउड इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इसका मतलब ये जो डिडक्शन है ये किसको नहीं मिलेगा? अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है। अब देखो बेटा होता क्या था पहले, जब डिडक्शन सबको मिल जाया करता था, पहले मिलता था प्राइवेट एम्प्लॉइज को, सरकार ने शुरुआत में अच्छे इंटेंशन से सबके लिए अलाउ किया था। लेकिन होता क्या था, फिर हर एक एम्प्लॉय ना जो है ना अपने एम्प्लॉयर को बोलता था, जैसे तुम मुझे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नाम से एक अलाउंस देते हो, एक अलाउंस मुझे एंटरटेनमेंट अलाउंस के नाम से भी दे दो। और उस ऑर्गेनाइजेशन का हर एक एम्प्लॉय जो है अपने एम्प्लॉयर से एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव कर रहा है, जबकि उसका कोई, वो किसी को एंटरटेन करता नहीं। एक बात बताओ बेटा, कल को आप सपोज, मैंने अभी अपने फॉर्म की बात करी, इंटरनेशनल टैक्सेशन जिसमें फॉर्म में था, मैं एक नया नया ज्वाइन ही था, मान लो नया नया ज्वाइन किया था, अभी रिसेंटली सीए क्वालिफाई किया, मैंने ज्वाइन करी वो फॉर्म। क्या मुझे नया नया ज्वाइन कर लेने के बाद मेरा जो एम्प्लॉयर होगा वहां पर, जो भी एम्प्लॉयर था, क्या मुझे वो अपने जापानीज क्लाइंट से मिलने देगा? मुझे नहीं मिलने देगा। वो भी कहता था अभी तुम्हें कोई काम वाम थोड़ी आता, अभी थोड़ी आपने अभी ये सब सीखा है कि कैसे कम्युनिकेट करना है एक फॉरेन क्लाइंट के साथ। देखने तक नहीं देते थे फॉरेन हमारे पास कोई क्लाइंट आता था, उनको मिलने का सिर्फ हक पता किसको था? जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन पार्टनर लेवल के जो एम्प्लॉइज थे उनको था बस। मतलब पार्टनर लेवल पे जो थे ना, या कहेंगे जो सीनियर लेवल पे एम्प्लॉइज थे, उनको बस मिलने का सिर्फ राइट था, और किसी को तो मिलने भी नहीं देते थे। मतलब बेटा अगर मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्लाइंट्स आते हैं, तो सबको थोड़ी क्लाइंट को एंटरटेन करना होता है, कुछ ही गिने चुने लोगों को क्लाइंट से बात करने दी जाती है। लेकिन पहले फिर होता क्या था ऑर्गेनाइजेशन में, मैं देख रहा हूं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय, बाहर वॉचमैन को भी एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रहे तुम। अरे भाई उसको कैसे, मतलब पॉसिबल है? ऑफिस बॉय को तुमने एंटरटेनमेंट अलाउंस दे दिया, ऐसे मिसयूज हो रहा था। तो सरकार ने कहा बंद करो भाई, प्राइवेट एम्प्लॉयज को नहीं देना। अच्छा रही बात सरकारी कंपनी, उनको क्यों मिलता है भाई? सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कह रही है हमने इनकम टैक्स बनाया, हम तो अपने उसी एम्प्लॉय को देते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस जो एक्चुअली में एम्प्लॉय को, जो क्लाइंट को एंटरटेन करेगा, अदरवाइज हम देते ही नहीं है। सरकार ऐसे बोल रही है। सरकार कह रही है आप हमारे ऊपर शक मत करो, हमने तो दिया ही उसको है जिसको जेन्युइनली देना चाहिए। लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉयर क्या कर रहे थे? सभी को दे रहे थे। इसलिए बेटा डिडक्शन जो है ये विड्रॉ करके सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रखी गई? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। और एक बात बताऊं, न्यू रिजिम में तो ये भी नहीं मिलती, ना गवर्नमेंट को ना नॉन गवर्नमेंट को। मतलब ओल्ड रिजिम में ही मिलती है बस ये जो मिलती है, और वो भी सिर्फ किसको मिलती है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। ठीक है, तो आपको बेटा क्या ध्यान रखना है, ये तीन अमाउंट्स में से लीस्ट अमाउंट का एग्जेम्पशन मिलता है। 20% ऑफ द बेसिक पे, 5,000 रुपए, और एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव, इन तीनों में से लीस्ट लेंगे और उसको क्या कर देंगे? उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। ये है सारी कहानी। इसको बेटा एक बार देख लो आप। अगला बेटा जो हमारा यहाँ पर अब डिडक्शन है वो है प्रोफेशनल टैक्स या फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स का। अब देखो बेटा ये जैसे कि आपको नाम दिख रहा है कि ये एक टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, और ये प्रोफेशन पे या फिर एम्प्लॉयमेंट पे लगाया जाता है। और ना जैसे कि ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी कि टैक्स जो लेने की पावर है वो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका आर्टिकल 276 अलाउ करता है हर एक स्टेट को कि वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, वो चाहे तो प्रोफेशनल टैक्स नाम का टैक्स जो है कलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये बेटा एक स्टेट मैटर है, ये स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और इसका ना मैक्सिमम इसमें एक कैप दे रखा है। इसमें हालांकि मैंने यहां पर लिखवाया नहीं बिकॉज वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, लेकिन अगर आप आर्टिकल 276 देखेंगे तो वहां पर ना 2500 रुपए का मैक्सिमम सालाना जो है कोई भी स्टेट टैक्स ले सकती है अपने वहां के लोगों से। अच्छा सारी स्टेट्स लगाती भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में प्रोफेशनल टैक्स नाम का कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र की बात करें या फिर असम की बात करें, सिक्किम की बात करें, और भी कई सारे वेस्ट बंगाल की बात करें, यहाँ सारी स्टेट्स में जो है प्रोफेशनल टैक्स नाम का टैक्स लगता है। मतलब वहां की स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रोफेशनल टैक्स लेती है, लेकिन होता बड़ा मामूली सा है। पूरे साल का मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 2500 रुपए। पूरे साल का मैक्सिमम ले सकते हैं 2500 रुपए, ये मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट लेती है। इसका मतलब अगर देखें तो लगभग महीने का 200 रुपए के आसपास। अब कुछ स्टेट जो है 100 रुपए महीना लेती हैं, कुछ 108 रुपए महीना लेती है। मतलब ये अलग अलग स्टेट्स का अपना अपना अलग अलग मैटर है। लेकिन बेटा जाता तो सरकार को ही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट को सही, जाता तो सरकार को ही है।
इसलिए गवर्नमेंट यहां पर कहती है भाई ठीक है, अब क्योंकि तुमने भाई ये भी तो एक टैक्स सरकार को ही दिया है, तो अगर तुमने प्रोफेशनल टैक्स अपनी जेब से दिया है, एम्प्लॉय को बोलती है अगर तुमने प्रोफेशनल टैक्स अपनी जेब से दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आप डिडक्शन ले लेना। तो प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिल जाता है। अब मैंने ना यहाँ पर ये 2500 का अमाउंट पता है क्यों नहीं लिखवाया, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है, कई बार एग्जाम में ना 2500 से ज्यादा का अमाउंट लिखा हुआ होता है, तो बच्चे को लगता है अरे सर कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा ही नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 2500 ही चार्ज कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसे कैसे इस एम्प्लॉय ने मान लो 4000 रुपये दे दिया या 5000 रुपये दे दिया। अब होता क्या ना बेटा, प्रोफेशनल टैक्स का जो डिडक्शन है अगर आप देखोगे, प्रोफेशनल टैक्स का जो डिडक्शन है वो पेमेंट बेसिस पे मिलेगा हमें। मतलब डिडक्शन जो मिलती है विल बी अलाउड इन अ ईयर इन विच टैक्स इज एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय। अब समझ लो सपोज मेरा जो फॉर एग्जांपल 24-25 का प्रोफेशनल टैक्स मैंने दिया ही नहीं, भाई हो सकता है कितने लोग नहीं देते, नहीं दिया, और मैंने अगले साल भी नहीं दिया, मान लो 2 साल से मैं नहीं दे रहा प्रोफेशनल टैक्स, फिर सरकार से बड़े जब नोटिस आ गए तो फिर मुझे एक साथ मैंने थर्ड ईयर में तीनों साल का दे दिया। तो जब मैंने पहले साल में नहीं दिया तो उस साल में मुझे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, अगले साल नहीं दिया फिर नहीं मिलेगा, लेकिन जब थर्ड ईयर में मान लो हमारे स्टेट में 2000 रुपये साल का लगता है, मैंने एक साथ 6000 रुपये दे दिए तो एक साथ फिर 6000 का मिल जाएगा। अब कई लोगों को लगता है कि अरे 6000 रुपये जो है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कॉन्स्टिट्यूशन वॉलेट नहीं बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन में तो एक साल का 2500 लिखा है ना, अगर मान लो आपने 3 साल से दिया ही नहीं है तो 3 साल का जब इकट्ठा दोगे तो बेटा वो तो 2500 ज्यादा हो ही जाएगा ना। ठीक है, तो ये एक बात है। तो प्रोफेशनल टैक्स जो है अगर हमने कोई पे किया है तो हमें उसका डिडक्शन मिल जाएगा। अब ना यहां पर एक बात आती है, एक बात क्या आती है कि कई बार ना प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर पे कर देता है एम्प्लॉय के बिहाफ पर। ठीक है, कई बार प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर पे कर देता है एम्प्लॉय के बिहाफ पर। पहले लेकिन एक बात क्लियर रखना, अगर एम्प्लॉय ने अपनी जेब से प्रोफेशनल टैक्स दिया है तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 16(3) में। अगर मान लो मैंने दिया ही नहीं तो जब नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा डिडक्शन। एक्चुअली में जब पे हो ड्यू बेसिस पे नहीं मिलता, ये एक्चुअली पेड बेसिस पे मिलता है, जब एक्चुअली में पे करोगे तब मिलेगा। ठीक, अब आप जरा सोचिए, मान लो सपोज प्रोफेशनल टैक्स मेरा था पर मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे बिहाफ पे कर दिया, मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे बिहाफ पर पे कर दिया, मतलब मुझे अपनी जेब से नहीं देना पड़ा। अब जरा सोचिए, अगर ये प्रोफेशनल टैक्स मेरे एम्प्लॉयर ने पे किया है तो अगर एम्प्लॉयर मेरी ऑब्लिगेशन डायरेक्टली कोई पे करेगा तो एज इफ ये समझना पड़ेगा हमें कि पहले एम्प्लॉयर ने मुझे दिया है और फिर मैंने पे किया। सर कंफ्यूजन हो रही है, मैं आपको ना एक एग्जांपल की मदद से बताता हूं तो ज्यादा बात बेहतर समझ में आएगी। मान लो सपोज हम ना एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं और हमें ना हमारे एम्प्लॉयर से जो बेसिक पे मिला है, मान लो बेटा बेसिक पे मिला है मुझे पूरे साल का 20 लाख का बेसिक पे मिला है। ठीक है, और मान लो मुझे मेरे एम्प्लॉयर से डीए भी मिला है, डी अर्नेस्ट अलाउंस पूरे साल का 5 लाख मिला है। मान लो बस यही दो पेमेंट्स मिली हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों की दोनों तो बेटा फुल्ली टैक्सेबल होती हैं। इसका मतलब ये हमारी क्या निकल आएगी, ये हमारी ग्रॉस सैलरी निकल आएगी, और ग्रॉस सैलरी बेटा कितनी निकल आएगी, 25 लाख रुपए की हमारी ग्रॉस सैलरी निकल आएगी। अब मान लो सपोज मुझे डिडक्शन मिल गया, मैंने ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर रखी है, अगर ओल्ड रिजीम ऑप्ट करूंगा तो मुझे जो डिडक्शंस मिलेंगी अंडर सेक्शन 16, एक डिडक्शन तो मिलेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितने की मिल जाएगी स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000 रुपए की। अब मैं आपको एक और नया फैक्ट बोलता हूं कि मान लो मैंने प्रोफेशनल टैक्स भी पे किया है, 2000 रुपए का मैंने अपने स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स पे किया है। अगर मैं 2000 का प्रोफेशनल टैक्स पे करूंगा तो सरकार कह रही है अगर आपने पे कर दिया है तो माइनस करना अलाउड है, बिल्कुल माइनस कर दो, प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूं, ये 2000 बेटा जो मैंने दिए हैं मैंने कहां से दिए होंगे? सर जो पैसे आपको मिले हैं एम्प्लॉयर से इसी में से दिए होंगे, मतलब आपने ये 2000 रुपए का जो खर्चा है अपनी सैलरी में से ही किया होगा ना, मतलब ये 25 लाख जो मुझे मिले हैं अपने एम्प्लॉयर से इसी में से तो 2000 रुपए दिए होंगे। नहीं, मतलब पहले मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे 25 लाख रुपए दिए, उसमें से ही 2000 मैंने स्टेट गवर्नमेंट को प्रोफेशनल टैक्स दे दिया होगा और मुझे उसका डिडक्शन मिल गया। अब मान लो सपोज ये जो 2000 रुपए अभी मैंने जो सरकार को पे किया है प्रोफेशनल टैक्स, मान लो ये ना 2000 रुपए मेरे एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। मान लो मैं महाराष्ट्र में जॉब कर रहा हूं और मेरे एम्प्लॉयर जो है उसने डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। अगर मेरे एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, ध्यान रखो बेटा वो 2000 पे करने की जिम्मेदारी ऑब्लिगेशन मेरी थी, मेरे एम्प्लॉयर की नहीं थी। जब कोई इंसान मेरी ऑब्लिगेशन पे करता है ना तो इट इज एज गुड एज उसने वो पैसे मुझे ही दिए। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके बताऊंगा, ज्यादा बात समझ में आएगी। अब मान लो सपोज आज ना मेरे को एक बिजली का बिल जमा करना है और उसकी आज आखिरी डेट है और मेरा मान लो इंटरनेट नहीं चल रहा, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी बेटा ये मेरे बिहाफ पर क्या ये बिजली का बिल पे कर दोगे, मैं आपको पैसे देता हूँ। आपने मेरे बिहाफ पर मान लो 4000 रुपए का एक बिजली का बिल जमा कर दिया। अब दुनिया वाले आपसे पूछेंगे कि 4000 रुपए क्या किए, तो क्या बोलोगे, बिजली विभाग को दिया, या फिर ये बोलोगे दुनिया को कि सर को दिए? आपने मेरे बिहाफ पर बिजली का बिल जमा किया है।
मेरे को नहीं दिए हैं, आपने सीधे डायरेक्टली बिजली जो विभाग है, मतलब जो जहां पे बिजली का बिल पे होता है, आपने डायरेक्टली वहां पे किए हैं। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि ये 4,000 रुपए किसको दिए, तो आप क्या बोलोगे? सर को दिए हैं, क्योंकि आपने मेरी ऑब्लिगेशन पे की है। भाई मान लो मैं आपसे ये कहता जरा 4,000 रुपए उधार दे दोगे, आपसे पहले मैं उधार लेता, फिर मैं आगे पे करता। नहीं, तो यही बात समझ लो कि एम्प्लॉयर ने मेरी ऑब्लिगेशन को पे किया है 2,000 रुपए की। तो सरकार क्या बोलेगी? हम ये मानेंगे 2,000 आपकी इनकम है। अगर मान लो एम्प्लॉयर ने पहले ये 2,000 रुपए आपको दिए होते, फिर आपकी इनकम में इंक्लूड होते, फिर आप उस 2,000 रुपए को आगे पे करते। डायरेक्टली पे करने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारी इनकम नहीं मानेंगे। ऐसे तो भाई तुम क्या कहोगे अपने एम्प्लॉयर को? मान लो सपोज मेरा 5-6 लाख रुपए का पैकेज है, तो मैं तो अपने एम्प्लॉयर को बोलूंगा, अरे ये बच्चे की स्कूल की फीस जमा कर दो, मेरा ये बिजली का बिल दे दो, मेरी एक ईएमआई जाती है ये भी पे कर दो। फिर तो मेरी सैलरी का कुछ हिस्सा बनेगा ही नहीं, अगर मैं डायरेक्टली अपनी सारी पेमेंट्स करवा लूंगा। सरकार कह रही है अगर तुम्हारे एम्प्लॉयर ने तुम्हारे बिहाफ पे कोई पेमेंट करी है, इट इज एज गुड एज तुम्हारे एम्प्लॉयर ने तुमको ही पेमेंट करी है। मतलब क्या है कि अगर मान लो कभी क्वेश्चन में आपको दिखे कि आपके एम्प्लॉयर ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया है, तो पता पहले क्या करना है आपको? पहले उस पेमेंट को जो आपके एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पर करी है, पहले बेटा उसको आपकी बनाएंगे इनकम। पहले क्या बनाएंगे? इनकम। मतलब यहां पर हमारी इनकम अब कितनी दिखाई जाएगी? 25,02,000 रुपए, और फिर डिडक्शन मिल जाएगा। देखो अगर आपने ही पे किए होते तो बेटा आपने कहां से पे किए हैं? अगर मान लो आपके एम्प्लॉयर ने नहीं दिए हैं, ठीक है, तो आपने कहां से पे किए थे? फिर तो हमने अपनी इसी इनकम में से ही पे किए होंगे ना। लेकिन एम्प्लॉयर ने पे किया, इसके अलावा 2,000 रुपए एम्प्लॉयर ने मेरे बिहाफ पे किए हैं, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे उसे अपनी इनकम में जोड़ना पड़ेगा, और मेरी इनकम में जुड़ने के बाद फिर मुझे डिडक्शन मिलेगा। तो प्रोफेशनल टैक्स को लेके बेटा ये ना जरूर ध्यान रखना आपको, क्योंकि इसमें यही एक एग्जामिनर चाल चलेगा रादर, कि वो आपको या तो देखो प्रोफेशनल टैक्स बोलेगा सीधे सीधे एम्प्लॉय ने पे किया, अगर एम्प्लॉय ने पे किया बस सीधे डिडक्शन दे दो, कोई बात ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। पेमेंट बेसिस से मिलता है, जितना पेमेंट किया होगा पूरे के पूरे का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन कहे कि एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे किया, तो बेटा एक काम एडिशनल करना पड़ेगा, पहले आपको ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करना पड़ेगा, और उसके बाद में डिडक्शन देना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब देखो बेटा ये ना एक नोट है डिडक्शंस को लेकर, इस बात को बेटा ध्यान रखना, ये जो 3 डिडक्शंस होती हैं न्यू रिजीम में सिर्फ एक ही मिलती है बस, और वो भी कौन सी वाली? स्टैंडर्ड डिडक्शन, दैट्स इट। मतलब न्यू रिजीम में एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है इवन सरकारी एम्प्लॉय को भी डिडक्शन नहीं मिलता, और प्रोफेशनल टैक्स का भी नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता। मतलब न्यू रिजीम में सिर्फ और सिर्फ ये, हाँ जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये काफी अच्छा बेनिफिट है, 25,000 रुपए ज्यादा यहाँ पर मिलेंगे, मतलब 75,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब जो ये 3 डिडक्शंस हैं ये सिर्फ ओल्ड रिजीम के लिए ही एप्लीकेबल हैं। न्यू रिजीम में सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलेगा 75,000 रुपीज का, और ओल्ड रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने रुपए का है? 50,000 का। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए बेटा पहले उसे इनकम में इंक्लूड करना है, फिर उसके बाद डिडक्शन देना है। ऐसे ही प्रोफेशनल टैक्स अगर तो आपने पे किया है फिर तो इनकी आपने अपनी इनकम में से ही दिया होगा, लेकिन एम्प्लॉयर ने पे किया है तो पहले आपकी इनकम में इंक्लूड होगा, और बाद में फिर आपको प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन इस बात को हमेशा और हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ ओल्ड रिजीम में ही मिल सकती है डिडक्शन। मतलब न्यू रिजीम में सिर्फ आपको एक ही डिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, बस। ठीक है, तो बेटा यहाँ ना हमने अपने इस चैप्टर का एक काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है रिवाइज कर लिया। हमने बेसिक पेमेंट्स पहले रिवाइज करी। 4 बेसिक पेमेंट्स थी। कौन कौन सी 4 बेसिक पेमेंट्स थी? हमारा था बेसिक पे, डीए, बोनस, कमीशन, चारों की चारों फुली टैक्सेबल थी। फिर हमने कई सारे अलाउंसेस आज रिवाइज किए, अलाउंसेस सारे ही खत्म कर दिए हमने, और फिर हमने 3 डिडक्शंस भी हैं वो भी रिवाइज कर ली हैं। ठीक है, अब हम जो है परकेजेट्स हमारा नेक्स्ट फेज होगा, और मिलेंगे फिर हम बेटा अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।